चलो भाई स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू द सेशन, वेलकम टू द चैनल क्वांट बाय अरुण पांचाल। ठीक है भाई, देखो जिन लोगों का 1 तारीख का एग्जाम है, आई मीन जिनका आरआरबी क्लर्क प्री निकल गया है मेरे भाई, तो आप अपनी स्ट्रैटेजी देखो। 5-6 दिन बचे हैं, है ना। ऑब्वियस सी बात है कि इन 5-6 दिन के पीरियड में जो भी आपका टाइम स्लॉट है, अपने स्ट्रैटेजी से ना, मेरा कहने का मतलब है हर सेक्शन को आपको टाइम देना है ना। और जो सेक्शन आपको लगता है कि यार थोड़ा सा कम पड़ा है, तो आप थोड़ा सा ज्यादा आप उस पर टाइम दीजिए। अदरवाइज इतना मुझे पता है आप लोग कर लोगे, बट मेरा कहने का मतलब है कि सिर्फ क्वांट और एलआर में ही मत लगे रहना मेरे भाई। और भी सेक्शन है तो उनपे भी आप थोड़ा सा अपने हिसाब से, अपनी प्लानिंग से आप उसको एग्जीक्यूट करो। ठीक है। देखो जिन स्टूडेंट्स का भाई नहीं हुआ है अरबी क्लर्क में, तो देखो थोड़ा बहुत यार, थोड़ा बहुत क्या, बहुत बुरा लगता है भाई। सबको बुरा लगता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही को बुरा लग रहा है। एक नहीं, ये तो एक नॉर्मल सा कॉमन सा प्रोसेस है भाई। अगर कोई चीज आप चाहते हो या आपने बहुत मेहनत की है, अगर आपको उसका आउटपुट नहीं मिला फिलहाल जब आप चाहते हो, है ना, तो ऑब्वियस सी बात है बुरा लगता है मेरे भाई। ठीक है। बट ये सब भाई ऊपर वाले की माया है, सिंपल सी बात है। देखो जिन स्टूडेंट्स को लग रहा था, जिन्होंने मेहनत की है ना, कि लग रहा था वो इस, है ना, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मैं भी जानता हूँ, मेरी बात भी होती है उनसे, कि वो नॉर्मली वो उनका पता था कि भाई मेरा हो जाएगा सर, मैं मेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। बट ठीक है, ऊपर वाले ने जो किया, जैसा किया, कुछ कारण रहा होगा जो उनका प्री नहीं निकला मेरे भाई, तो बिल्कुल भी, है ना, ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है कि आप कोई आउट ऑफ द रेस हो या आउट ऑफ द लीग हो चुके हो या ऐसा कुछ है, मेरे से तो चीजें, मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है, मेरे को 1 साल हो गया, 2 साल हो गया। वो होता है, सबके साथ होता है भाई। ये कोई बहुत मतलब बहुत ज्यादा बुरी चीज नहीं है, सिंपल सी बात है। भगवान ने कुछ अच्छा ही सोच रहा होगा, ये सोच के आप प्लान करो। बट आप थैंक्स बोलो गॉड को कि आप पढ़े लिखे हो यार, आप पढ़े लिखे हो और आप तैयारी कर पा रहे हो, है ना। आपके पेरेंट्स को अपने थैंक्स बोलो कि हाँ हम स्टेज पे हैं, हमें हम मेहनत कर रहे हैं, तो हम आउटपुट निकला कम से कम। आप उस चीज को सीरियसली तो ले रहे हो, है ना। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है मेरे भाई, बहुत सारी ऐसी जनता है जो, जिन्हें कभी पढ़ने का मौका नहीं मिला, और इन सब चीजों की, बैंक की तैयारी या कैट की तैयारी या आईएएस से जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो या एमएनसी में जॉब कर रहे हो, वो मौके नहीं मिलते हैं लोगों को। ठीक है। तो इसे एक पॉजिटिव नोट पे लो, मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब। और यू आर इनफ स्मार्ट यार, आप समझदार हो, ऐसा कोई, है ना, कि कोई मोटिवेशन देने वाली बात नहीं है, ऐसा कुछ वाली बात नहीं है, आप बहुत समझदार हो। बट क्या है कि 2-4 दिन, 5 दिन थोड़ा बहुत बुरा जैसा भी आपको लग रहा है, बट मेरा कहने का मतलब है भाई, जल्दी से इन सब चीजों से बाहर निकल जाओ और शुरू से एक फ्रेश स्टार्ट करो। ठीक है। सिर्फ आपको रिवीजन की जरूरत है, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है। 90% स्टूडेंट का मैंने देखा है, और मुझे पता भी यार, 13 साल हो गए मुझे, मतलब 90% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका नहीं निकलता है। बट उनको कभी भी कोई ऐसा कॉन्सेप्ट ऐड करने की जरूरत नहीं होती, उनको एक सिंपल सा रिवीजन चाहिए ना। अब डेली रिवीजन करते रहो, सिर्फ आपको रिवाइज करना है, जैसे आप पहले कर रहे थे, इस बार भी आपको वैसे ही प्लान करना है, कोई चेंजेस की जरूरत नहीं है। तो सिर्फ दिन दिन वाली बात होती है कि एक आधा नंबर ऊपर नीचे हो गया तो भाई प्री नहीं निकला, फिर दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। थोड़ा सा प्लस माइनस, मतलब प्लस पॉइंट 0.5 एक्स्ट्रा हो गया तो आपका मेंस निकल गया, आपको दोबारा से प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, टेक केयर मेरे भाई, आराम से लाइटली लो इन सब चीजों को, बहुत ज्यादा हार्ड मत लो कि ये हो गया वो हो गया। ठीक है। बस मैं तो इतना ही कहूंगा। और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ ऐसे ही ज्ञान दे रहा हूँ आपको, मैं, आप जो आप फेस कर रहे हो, ये भी हर कोई फेस करता है मेरे भाई। सिंपल। जो मेहनत करता है दुख तो उसे ही होगा ना, जो मेहनत नहीं करेगा उसे दुख ही नहीं होगा। ठीक है। यू आर वेरी लकी एंड यू आर गुड, है ना, यू आर गुड कि आप मेहनत कर रहे हो। ठीक है। ये इस पॉजिटिव पॉइंट से आप देखो। ठीक है। चलो तो भाई ऑल द बेस्ट दोबारा से। और उन स्टूडेंट्स को भी ऑल द बेस्ट जिनका एक तो एग्जाम में, चिल करो, रिलैक्स करो। चिल का मतलब है कि ऐसा नहीं कि भाई छोड़ छाड़ दो, चिल मतलब रिलैक्स करो, ज्यादा हार्ड ट्राई नहीं करना। जैसे चल रहे हो आप, अच्छे चल रहे हो। ठीक है। सिर्फ रिवीजन पे आप फोकस करें। ठीक है। चलो एक बार देख लेते हैं क्वांट का, है ना, आरआरबी क्लर्क मेंस की प्लेलिस्ट है। आप चाहो ना तो अपनी कन्वीनियंसी से पुराने सेशंस आप रिवाइज कर सकते हो। उसमें 4 मॉक मैंने कराए हैं, मॉक आपका नाम बोल सकते हो, क्वांट, सिर्फ क्वांट सेक्शन के। ठीक है। तो उनसे आप कर लो, वहां से भी आपको प्लस मिलेगा। अगर आप यहाँ से नहीं कर रहे हो तो कहीं से भी आप कर रहे हो यार, रिवीजन के तौर पे आपको करना है। 30-30, 35-35 मिनट अगर आप रोज रिवाइज भी करोगे एक सेक्शन को, तो इनफ है ना। सिर्फ कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए आपका। ठीक है। तो आज का सेशन भी ऐसा ही है भाई, है ना। प्लान किया है 40 क्वेश्चन। अब 40 क्वेश्चन का आप इसे कौन सेक्शन का मॉक समझ लो, या फिर आप सिर्फ 30 मिनट में, सिंपल सी बात है कि भाई 30 मिनट में आपको 40 क्वेश्चन करने हैं बिना देखे ना। वीडियो आपको नहीं देखना है, समस्या आएगी तो देखना, अदरवाइज कोई देखने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ में आपको दे ही देता हूँ मेरे भाई। ठीक है। तो अगेन सीक्वेंस आप देखना कैसा आपका सीक्वेंस रहेगा। मेरा जो सीक्वेंस है, मेरा तो सिर्फ हमेशा से ही बोलता हूँ, मेरा समझाने का होता है ना, क्योंकि मैं स्पीड मैथ्स पहले नहीं करता, जिसे आप नंबर सीरीज क्वाड्रेटिक करते हो, कई बार आ जाती है, कई बार नहीं रखता, मैं एंड में रखता हूँ इसलिए, क्योंकि ये चीजें तो नॉर्मल वाली आप खुद से भी कर सकते हो, है ना।
चलो स्टार्ट करते हैं भाई। एक छोटा सा प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया था, अब तो भगवान की दुआ से बहुत अच्छा आपका रिस्पांस भी रहा। अब बिल्कुल आना, 2-3 सेशन, 1-2 सेशन और लूंगा मैं, अब तो एंड पे है, ठीक है। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन में ऐड ऑन हो रहा है, तो मैंने एक छोटा सा स्ट्रक्चर ऐड किया था फीस का ₹28 का, जिससे आप पे कर सकते हो यूपीआई आईडी से। जो आपका अभी नेक्स्ट स्लाइड पे स्कैनर, आपका क्यूआर कोड है, वहां से स्कैन करके आप उसको पे कर सकते हो। अदरवाइज मैं हमेशा से बोलता हूँ कि कमेंट आप एक बार देख लिया करो, है ना। पहला जो कमेंट होता है वो हमेशा आपकी पीडीएफ का होता है। सेकंड वाला जो कमेंट होता है वो आपके जो भी आपके टेलीग्राम लिंक्स हैं, है ना, स्टूडेंट्स के, है ना, वो आपका होता है। और तीसरा वाला हमारे पास होता है भाई यूपीआई आईडी का, तो आप चाहो तो वहां से भी आप उसको पे कर सकते हो ₹28, ठीक है। और क्वांट में एलआर में अगर आपको समस्या है ना, तो आप डायरेक्टली यूट्यूब पे, है ना, जो भी वीडियो होती है उसके नीचे आप कमेंट कर सकते हो मेरे भाई, या फिर आप डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका स्कैनर, में इसी स्कैनर की बात कर रहा था। आप चाहो तो यहाँ से पे कर दो, या फिर आप ये रही आपकी यूपीआई आईडी, आप इधर से भाई मेरे पे कर सकते हो। चैनल का नाम हमारा क्यूएपी है ना, और क्वांट बाय अरुण पांचाल, और ग्रुप का भी नाम अपना क्वांट बाय अरुण पांचाल है मेरे भाई। चाहो तो आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, है ना, ग्रुप अलग है। और आप चैनल को भी आप वहां जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि हाँ आपको ज्वाइन करना चाहिए, तो आप वहां ज्वाइन कर सकते हो मेरे भाई, या इस स्कैनर से आप कर लो, या फिर वीडियो के नीचे कमेंट होंगे भाई, वहां पे भी आपके लिंक्स होंगे, तो वहां से भी आप क्या कर सकते हो, ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, या पीडीएफ आपकी ले लेते हो, पीडीएफ वहां से ले सकते हो। पीडीएफ में यहाँ पर भी आपका ऐड कर देता हूँ यूट्यूब पे वीडियो के नीचे, और आपका ग्रुप में भी वहां पे मैं आपका ऐड ऑन कर देता हूँ आपकी पीडीएफ में भाई, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अपने हिसाब से करना, सीक्वेंस अपना रखना, है ना। और कोई क्वेश्चन मान लो जैसे आपका लेस रिवाइज है, तो आप जैसे आप लेस रिवाइज है, या कुछ थोड़ी बहुत समस्या अगर किसी टॉपिक में, मैं तो समझता हूँ नहीं होगी आपके पास, ऐसा कुछ नहीं है, तो यहाँ से रिवाइज कर लो, समझ लो। मतलब इस सेशन का करने का मतलब है, जो एक ज्यादा छोटे छोटे पॉइंट है, अगर वो कोइंसिडेंटली इसमें आ रहे तो यहाँ से रिवाइज कर लो। अगर बिल्कुल ही कोई टॉपिक नहीं किया उसको छोड़ने का, में तो बिल्कुल छोड़ दो यार, कोई दिक्कत नहीं है। अभी है ना, ज्यादा चेंजेस मत करो, जैसे आप चल रहे हो वैसे ही चलते रहो, ठीक है, कोई लॉस नहीं, ठीक है। चलो, और ऐसा कोई पेपर आने वाला नहीं है, और मुझे पता है यार कि क्वांट में अगर थोड़ा बहुत भी नॉलेज है किसी भी टॉपिक की ना, तो क्वेश्चन कर लोगे, उसमें कोई 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 दो राय वाली बात नहीं, ठीक है। चलो चलो स्टार्ट करते हैं आपका क्वाड्रेटिक का। देखो ये आपकी इक्वेशन है ना, मैं थोड़ा सा आपको तेज बताऊंगा। तेज बताने का मतलब है कि जहाँ पे एक्सप्लेन करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, मैं नहीं करूँ। अब देखो, देखने में ऐसा लग रहा है वो क्वेश्चन, बट इट इज वेरी नॉर्मल क्वेश्चन है। बट 2 रेज टू द पावर है, एक इक्वेशन ही तो है, जिसको पावर में इसने लिख रखा है शॉर्ट्स एंड इंडेक्सेस। अब ये देखो जेड स्क्वायर प्लस 96 है ना। अब देखो बेस अगर सेम होगी तो पावर्स क्या हो जाती है, सेम होगी। अब 4 रेज टू द पावर 10 जेड, यहाँ पर 2 है, तो इसे भी मैं 2 रेज टू द पावर, अगर मैं 2 करूंगा मल्टीप्लाई बाय 10 जेड, इसका मतलब क्या होगा, 2 रेज टू द पावर जेड स्क्वायर प्लस 96 इधर आ गया, और ये 2 रेज टू द पावर 20 जेड इधर आ गया। देखो बेस सेम है, तो पावर्स भी मेरे पास क्या होनी चाहिए भाई, सेम होनी चाहिए। सिंपल था, ये लिखने की भी जरूरत नहीं थी आपको, यहीं से पता चल रहा था 2 का स्क्वायर, ठीक है। जेड स्क्वायर प्लस 96, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है जेड स्क्वायर प्लस 96 माइनस का 20 जेड इक्वल टू 0, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, जेड स्क्वायर माइनस 20 जेड प्लस 96 इक्वल टू 0, ठीक है। इसके दो रूट इसने दिए हुए हैं भाई, ए तो बड़ा है और बी मेरे पास क्या है, छोटा दिया, ठीक है। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 12 8 96 बहुत ही आसान इक्वेशन है ना। और 12 प्लस 8 कितना हो गया, 20। इसका मतलब ए जो बड़ा रूट हो गया वो तो हो गया भाई 12, और बी की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, ठीक है। तो पहली वाली क्वेश्चन को तो हमने सॉर्ट आउट कर लिया। सेकंड पे आओ, सॉरी हाँ ये वाली थी ना। सेकंड पे आओ, सेकंड क्या बोल रहा है, y-4 का होल स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू 8 - 8, ये तो वैसे ही 0 हो गया ना, लिखने की भी जरूरत नहीं थी। 4 टाइम्स ऑफ 12/3, 3 का 4 टाइम्स, 4 चौक कितना है, 16, है ना। y-4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16, तो y-4 कितना आ गया, एक बार प्लस का 4 आएगा, एक बार माइनस का 4 आएगा, ठीक है। तो y की आपके पास दो वैल्यू हो जाएगी भाई, एक बार प्लस करोगे तो ऐड आ जाएगा, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 हो जाएगी। बट इसने y के बारे में क्या दिया होगा कि y इज एन नेचुरल नंबर, तो ऑब्वियस सी बात है आप 0 को कंसिडर नहीं करोगे, बिकॉज 0 इज नॉट एन नेचुरल नंबर। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y आपके पास 8 निकल कर आ जाएगी। आई होप इसमें आपको समस्या नहीं होगी, है ना। बट इसमें क्या था, थोड़ा सा आपको बेसिक आइडिया पता होना चाहिए कि भाई x रेज टू द पावर a है इज इक्वल टू, सपोज x रेज टू द पावर b है, तो ऑब्वियस सी बात है a इज इक्वल टू b होगा, है ना। तभी तो बेस इक्वल है ना, तभी तो आपके पास क्या होंगी, पावर सेम होंगी मेरे पास, ठीक। चलो नेक्स्ट आ जाओ। सिंपल सी क्वाड्रेटिक है, अब जितनी जल्दी आप करोगे बस वे कैलकुलेशन है। अब देखो 6 रेज टू द पावर 4 है ना, प्लस 7 इंटू 20 स्क्वायर, चाहो तो आप इसको ऐड कर लो सीधा सीधा भाई। 6 की पावर 4 अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो नहीं भाई। ये एक्चुअली क्या है, 216 को 6 से ही तो मल्टीप्लाई करना है ना। ये कितना होगा, 16 96, 6 दूनी 12, 1296। आप चाहो तो ऐसे कर लो, है ना। और डिवाइडेड बाय 4 है, तो पहले आप 4 से डिवाइड कर लो, जैसे मर्जी आप कर लो
1296, 4 से 28, 3200 आप यहाँ पर ऐड करोगे भाई, 4 7 32, 1296 है ना, सॉरी 4 7 28, दिस इज 2800, डिवाइडेड बाय 4 कर लो, ऐड करके कर लो, ये भी मत करो है ना, 4 से कैंसिल आउट करके बाद में आप मल्टीप्लाई कर लो, जैसे आपको कन्वीनियंट लगता है आप ऐसे कर सकते हो, जेड की पावर 5। भाई 4 से करूंगा तो दिस इज 324, भाई 4 3 12 और 24 चौक 96 प्लस 700 मुझे ये देगा, तो 7 8 9 10, दिस इज 1024। अब देखो 1024 जेड रेस टू द पावर 5 है भाई, 1024 इतना तो मुझे पता है कि 2 की पावर 10 होता है ना, भले ही 4 के में नहीं पता, मुझे 2 की पावर्स में तो पता होता है। 2 रेस टू द पावर 10 कितना होता है, 1024। अब मुझे 5 पर जाना है तो ऑब्वियस सी बात है 4 रेस टू द पावर 5 होगा, दिस इज 102। क्लियर है कहानी है ना, तो 4 इज रेस टू द पावर 5, अगेन देखो ये पावर्स है ना, जब पावर सेम है तो बेस सेम होगी, इसका मतलब जेड की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी भाई, 4 के इक्वल आ जाएगी। क्या ये कहानी क्लियर होती है, बिल्कुल ठीक है। सेकेंड इक्वेशन आ जाओ, सेकेंड वो क्या सॉल्व करा रहा है आपसे, दिस इज 4y² माइनस 37y प्लस 84 इक्वल टू 0। अब 37 आना चाहिए, 84 इंटू 4 में करूंगा, ब्रेक कर लो भाई, 21 इंटू 4, 21 चौक 84 और इंटू 4 है ना, आगे 4 चौक 16, 21 और 16 यहाँ पर फैक्टर आगे, प्लस माइनस का भी कोई पंगा नहीं है भाई, माइनस है और प्लस है तो दोनों फैक्टर प्लस होंगे, तो फाइनल जो फैक्टर आएंगे 21 डिवाइडेड बाय 4 और 16 डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या आ जाएगा 4, ये 4 आ गया, जो भी आ रहा है दिस इज 5.25। अब देखो पहली वैल्यू तो 4 है ना, दूसरी जो वैल्यू आपको दी हुई है वो आपके पास 4 है और 5.25, 5.25 का तो कोई पंगा ही नहीं है ना, ये तो दोनों से बड़ा ही है, यानी ये है इससे तो बड़ा ही है, ये वाला एक बार इसके इक्वल आ रहा है, दैट मींस जेड इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई इज योर करेक्ट आंसर, सिंपल, ठीक है, आंसर ई, ऑप्शन ई इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है मेरे भाई, आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं समझ रहा हूँ है ना। चलो नेक्स्ट आ जाओ, अब इसमें अंडर रूट वाला है, इसमें भी अंडर रूट मैंने आपको मैंने क्या आपने कहीं से भी किया होगा तो वो सबने बताया होगा, बहुत नॉर्मल सी चीज है ना। 216 देखो अंडर रूट है तो दोनों दो दो फैक्टर होंगे, ए अंडर रूट 3 और बी अंडर रूट 3 है ना, दोनों में अंडर रूट 3 होगा, तभी तो जाके आप इन दोनों को ऐड कर पाओगे ना भाई, ऐसे तो ऐड नहीं कर पाओगे, ए अंडर रूट 2 प्लस अगर मैं बोलूँ बी अंडर रूट 3 है ना, तो इसे तो आप ऐड नहीं कर पाओगे, दैट मीन्स दोनों में क्या एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा अंडर रूट 3, जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 कितना आ जाता है आपको 3 देगा, इसका मतलब आप जब भी फैक्टर करोगे इसके तो ये जो मल्टीप्लाइंग है ना ये आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट है, 216 को आप 3 से डिवाइड कर लीजिए है ना, सिर्फ आपको उस पर कंसंट्रेट करना है, अंडर रूट 3 हटा दो और 216 को आप 3 से जब डिवाइड करोगे तो 3 7 21 तीनों चाहिए, यानी अब मुझे क्या चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट 72, सम ऑफ रूट आपका 18, सॉरी 17, तो भाई 9 और 8 ही तो होते हैं, 9 8 72, सिंपल सी बात है, तो पहली वाली इक्वेशन के जो रूट आ गए 9 अंडर रूट 3 एंड 8 अंडर रूट 3 इज योर रूट्स ऑफ इक्वेशन नंबर, ठीक है, कोई आई होप इसमें कोई समस्या नहीं होगी। सेकंड भी आप देखोगे है ना, उसमें भी आपको क्या करना है भाई, 351 है ना, 351 है, इसे आप क्या करो 3 से डिवाइड कर लो पहले, तो भाई 3 और ये कितना आ जाएगा 3 और 3 एकम 3, 3 का 1 टाइम, हाँ 17 3 51, दिस इज 117, ठीक है, 22 होना चाहिए सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट मेरे पास कितना होना चाहिए 117 होना चाहिए, तो भाई 13 का ही तो मल्टीपल है, 13 इंटू 9 अगर मैं करूंगा तो मेरा काम बन जाएगा, इसका मतलब जो रूट्स है वो 13 अंडर रूट 3 एंड दिस इज 9 अंडर रूट 3 आर द रूट ऑफ इक्वेशन नंबर सेकंड। मांग कह रहा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलर रूट ऑफ बोथ द इक्वेशन, तो भाई स्मॉलर 8 अंडर रूट 3, स्मॉलर दिस इज 9 अंडर रूट 3, ठीक है, तो 8 अंडर रूट 3 सॉरी 9 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई 8 अंडर रूट 3, 72 का 3 टाइम्स आपको करना था, 216 इज योर करेक्ट, ठीक है मेरे भाई, सिंपल है, ठीक है, आ जाओ, आई होप इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब दिस इज 2z स्क्वायर प्लस 31z प्लस 84 मुझे करना है, अब देखो 84 को अगर 2 टाइम्स करोगे तो 168 है, 168 तो बहुत सारे नंबर का मल्टीपल होता है ना, 160 इज मल्टीपल ऑफ, बट आपको सम भी तो चाहिए 31, तो सिंपल है ना भाई, 24 का अगर मैं 7 टाइम्स करूंगा, 24 प्लस 7 भाई 7 चौक 28 करके देख लो, 7 दूनी 14 15 16, सिंपल आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका जो रूट हो गए वो 24 और 7 हो गए, 2 से जब आप डिवाइड करोगे है ना तो ये तो मुझे देगा 12 और ये देगा 3.5, बट दोनों के दोनों आपके रूट्स क्या आने चाहिए, नेगेटिव होने चाहिए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आप आ जाओ नेक्स्ट,
भाई 60 इंटू 3 यानी माइनस का 180 चाहिए, या जो भी है माइनस का 180 चाहिए, और इन दोनों का जो सम होना चाहिए वो मेरे पास 11 आना चाहिए नेगेटिव का। तो 180 का अगर आप देखोगे अगेन, है ना, 180 का अगर मैं करता हूँ 18 20 20 का अगर मैं 9 टाइम्स करता हूँ तो मुझे 180 देता है ना। तो 3y² नेगेटिव का चाहिए यहाँ पर, तो भाई क्या होगा कि इसे प्लस का 9 आएगा यहाँ पर, और माइनस का अगर मैं 20y कर दूंगा तो मेरा यहाँ पर काम बन जाएगा। क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं भाई। 9 इंटू माइनस 20, 9 दूनी 18, माइनस का 180 और माइनस प्लस यानी फिर ये नेगेटिव टर्म्स देगा तो माइनस का 11 आ जाएगा। ठीक है, तो प्लस का 9 था और माइनस का 20 था, है ना। जब ये उधर जाएंगे तो मेरे पास जो टर्म्स हो जाएगी वो 20 हो जाएगी, और मेरे पास माइनस का मेरे पास क्या निकल कर आ जाएगा, 9 निकल कर आ जाएगा। दीज आर द रूट ऑफ द इक्वेशन, डिवाइड बाय 3 एंड डिवाइड बाय 3। तो फाइनली जो जेड आया वो मेरे पास माइनस का 12, माइनस का 3.5, और यहाँ पर आप देखोगे y की जो वैल्यू निकल कर आई, पॉजिटिव का तो पंगा ही नहीं है ना, 6.66% होता है 20/3, और ये आ गया माइनस का 3। पॉजिटिव वाले को तो कंपेयर करने की जरूरत नहीं है भाई, -3 को आप कंपेयर करोगे तो -3 -12 से ज्यादा है, और -3 -3.5 से भी आपका ज्यादा दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, जेड हमेशा y से मेरे पास क्या आने वाला है, लेस आने। ठीक है, तो जेड इज लेस देन y इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, है ना। तो भाई इतना ही लेवल है, इतने इतने हिसाब से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, है ना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मैं तो समझता हूँ इससे बाहर का मतलब ही नहीं है यार। रूट वूट बहुत नॉर्मल रूट्स आएंगे आपके, कोई बहुत ज्यादा ऐसी क्वाड्रेटिक जैसे आपकी आईबीपीएस पीओ में से थोड़ा सा स्ट्रक्चर रहता है न्यूमेरिकल नंबर सिस्टम का, इस टाइप का ज्यादा ना करें अभी फिलहाल तो बेहतर रहेगा। ठीक है, चलो यहाँ से आपका अर्थमेटिक के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, m boys can do a job in z days, job a, while 2z girls can do the job b in 3m days। ध्यान रखना सेम काम नहीं कर रहे हैं, जॉब a है और यहाँ पर जॉब b है। ठीक है, वेरिएबल का दिखा जाएगा ना, z y, अब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, देखो z और m है ना, और इधर m और z करूंगा, mdh लगाऊंगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। 30 girls can do a job a in y minus 2 days and 20 boys can do a job b in 16 days। फाइंड द वैल्यू ऑफ y इफ जॉब a इज 50% एज दैट ऑफ जॉब। देखो काम बन गया, नॉर्मल क्वेश्चन है, बट यहाँ पर मैंने थोड़े से क्या चेंजेस किए हैं, है ना, कि आपका जॉब ए जॉब भी अलग कर दिया, उनका रेशियो आपको दे दिया। आप देखो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि एक ही काम करें तो वर्क तो कांस्टेंट रहेगा ना भाई। m डेज एक बॉय की एफिशिएंसी सपोज मैं b मान लेता हूँ, है ना, और मल्टीप्लाई बाय z, ये जॉब a है ना। गर्ल्स ने आपका कितना काम किया होगा, 2z मल्टीप्लाई बाय एक गर्ल की एफिशिएंसी g और मल्टीप्लाई बाय 3। क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है ना भाई। ए जो है इस वाले टास्क का आधा है ना। अगर ये टास्क ए है ये टास्क बी है तो ए इसका आधा है, इसका मतलब अगर आप इसका डबल कर दोगे तो मेरे पास यहाँ पर काम बन जाएगा। तो 2 से 2 तो हटाओ, है ना, m और z भी हटाओ और z और m भी हटा दिया, यानी बॉय की जो एफिशिएंसी होगी दिस इज 3 टाइम्स ऑफ द गर्ल्स होगी। आप लिख सकते हो कि b ओवर गर्ल 3/1 की रेशियो। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि ए और बी में कंफ्यूजन ना रखना, जिस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है उसको करना है, जो दूसरे को नंबर को हम ना करते। तो आप नॉर्मल सा टास्क देखो ना भाई, 30 गर्ल है, एक गर्ल की एफिशिएंसी 1 है ना, मल्टीप्लाई y माइनस 2 डेज, ये जॉब ए हुआ है यहाँ पर, है ना, इसे ऐसे कर लो। अब बॉयज ने किया है जॉब बी, 20 की मल्टीप्लाई 3 से और मल्टीप्लाई बाय 16, ये जॉब बी। क्या ये दोनों इक्वल है, ये दोनों कब इक्वल होंगे भाई, जॉब ए जो है वो बी का आधा है, इसका मतलब अगर आप इस वाले जॉब का 2 टाइम्स अगर आप कर दोगे तो आपका काम बन। अब देखो 20 और 30 60, ये तो हो गया 20 और 30 60, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो y माइनस 2 की जो वैल्यू इज इक्वल टू 16, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 18 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, बस थोड़ा सा अपने को करते हुए इतना ध्यान रखना है कि कौन सा जॉब ए है कौन सा जॉब बी है ना। कोई ऐसा ना हो कि जो जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं थोड़ा बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए, करना तो मुझे मल्टीप्लाई ए को है बट मैं करना दूं उसको बी को, इतना थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट हो जाओ। नॉर्मल क्वेश्चन है आपका मेंस्ट्रुएशन का फॉर्मूले एक बार रिवाइज करते रहना, है ना, 5 मिनट भी अगर आप कर लोगे 5-7 मिनट तो सारा रिवाइज हो जाएगा आपका मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, रेडियस ऑफ सिलेंडर z-1 है, z का भी कुछ इसने दिया होगा, हाइट इसकी 1.1 पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल एंगल जिसकी साइड z सेंटीमीटर है। ठीक है मेरे भाई, रेडियस z है, सारी चीज z से ही कनेक्टेड है। एक इक्विलेटर ट्रायंगल, अब इक्विलेटर ट्रायंगल का मुझे पता है ना कि तीनों साइड्स मेरे पास क्या होंगे, इक्वल, और इनका जो एंगल होता है वो कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है। तीनों साइड ये इसकी जेड जेड है, पैरामीटर यानी इसका 3z है।
अगर जेड की वैल्यू निकल गई तो मेरे पास सारा काम बन ही जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर चाहिए, इफ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल 16√3, तो भाई इसका एरिया क्या होता है ना, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर आपका एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपको नहीं पता तो रिवाइज कर लिया, है ना, 16√3 यहाँ पर। अब √3/4 जेड स्क्वायर तो यही हुआ है मेरे भाई, और दिस इज 16√3, √3 कैंसिल आउट, 16×4 = 64, जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। रेडियस ऑफ सिलेंडर 8 में से 1 गया, कितना आया, 7 आ गया। ठीक है ना, Z-1 दिया हुआ है। इधर आप देखोगे इसकी जो हाइट आ जाएगी सिलेंडर की, वो आपके पास 1.5 टाइम्स है किसका, पैरामीटर ऑफ इनइक्विलिटी ट्रायंगल। पैरामीटर इसका कितना होता है, 3Z, है ना, तो 1.5 टाइम्स ऑफ 3 मल्टीप्लाई जेड की वैल्यू 24, भाई 8 दिया 24, 24 का अगर मैं 1.5 गुना करूंगा तो 24 का आधा 12, यानी हाइट इसकी आ जाएगी 36। ठीक है, और पाई आपको 22/7 यूज करना। तो भाई वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, लिख मैं इसलिए रहा हूं ताकि रिवाइज हो जाए, है ना, पाई r² इंटू एच होता है, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इसका 1/3 कर दोगे तो, इसका अगर 1/3 कर दूंगा, है ना, मैंने बताया ना कि सिलेंडर और कोन का 1:3 के रेशियो में होता है, इसका अगर आप 1/3 कर दोगे तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द कोन आपके पास निकल कर आ जाए। ठीक, पाई कितना हो गया भाई 22/7, आर कितना है मेरे पास, आर 7 इंटू 7, बस वे ऑफ कैलकुलेशन है, हाइट मेरे पास 36 थी। ठीक है, 22 इंटू 7 बहुत आसान नंबर है, 154 की मल्टीप्लाई 36 से करनी है, जैसे मर्जी आप कर लो, 150 + 4 कर लो, है ना, 36 से आप इसे मल्टीप्लाई कर, भाई 15 थी 45 और 15 छिक कितना हो गया मेरे पास 90, ये 36 का 1.5 गुना 5400 होता है यार, और 36 दूनी 72 दूनी 144, है ना, दिस इज 5544 सेंटीमीटर इज क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ द जो भी मांग रहे हैं सिलेंडर। क्लियर, कोई कंसेप्चुअली डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, जैसा आपका स्ट्रक्चर है वैसे ही है, इतने ही क्वेश्चन आपको रिवाइज करने हैं, इसी टाइप के करने हैं मेरे भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। अब नेक्स्ट आपका ट्रेन का दिया हुआ है, रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू दैट ऑफ ट्रेन टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म ऑफ 400 मीटर इज 4:5। ठीक है, डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ बोथ द ट्रेन्स इज 40 मीटर्स। ठीक है, इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन P is 16.66% मोर देन दैट ऑफ ट्रेन Q, देन फाइंड हाउ मच परसेंट मोर इज द लेंथ ऑफ ट्रेन Q एज कंपेयर टू P। देखो सिंपल है ना यार, प्लेटफॉर्म जो है वो सेम लेंथ का है ना भाई, P प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, है ना, अगेन दैट इज Q प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, है ना। और आप देखोगे कि P की जो लेंथ है और Q की लेंथ में Q की लेंथ को अगर P + 40 लिख दो, फाइनली जो जो गैप जनरेट हो रहा है इन दोनों का, जो डिस्टेंस का गैप जनरेट हो रहा है ना, वो जनरेट क्या हो रहा है, 40 तो हो रहा है ना। अगर आप देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका तो सिंपल सा यही है ना, कि भाई अगर आप देखोगे, क्योंकि कोई दोनों ट्रेन के रिस्पेक्ट में नहीं ले रहे ना, पंगा तो तब होता कि एक बार प्लस या एक बार माइनस होता। सिंपल सा टाइम दिया हुआ है, 4 और 5 का टाइम दिया हुआ है कि ट्रेन P इस वाली लेंथ को, लेंथ L को क्रॉस करती है, इस वाली लेंथ L को क्रॉस करती है 4 और 5 के रेशो में। स्पीड का रेशो आप देख लो, है ना, स्पीड का रेशो कितना दिया हुआ है, 16.66% है, मोर देन दैट ऑफ Q, तो सीधा 7 और 6 लिख सकता हूँ। तो क्या डिस्टेंस का रेशो नहीं आ जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, है ना, 7 चौक कितना हुआ 28, 6 पंजे कितना हो गया 30, है ना। तो अभी अभी तो बताया कि 14 और 5 यानी जनरेशन गैप क्या जनरेट हुआ होगा एक्चुअली में, ये समझना, ये 14 टाइम इसको क्या लगा, P प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, है ना, और ये जो है Q, Q अगेन आपका P + 40 प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म है ना। तो भाई गैप तो आपके पास सिर्फ 40 का रहा ना, गैप तो आपके पास 40 का है, 14 चौक 56 560 और 15 चौक 60 यानी 600 मीटर आ गया। तो बट ये ध्यान रखना, ये 560 मीटर है और ये मेरे पास 600 मीटर है, ये क्या, ये कौन सी डिस्टेंस आई होगी, ट्रेन P की लेंथ प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, ट्रेन Q की लेंथ प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, है ना। बिल्कुल भी इस क्वेश्चन में कुछ करने की जरूरत नहीं, 4:5 है, रेशो देखा 16:7, 28 और 6 पंजे 30, यार ये इनका गैप ही तो होगा 14:15, क्या गैप होगा, 40 का ही तो गैप है, 14 चौक 56, ये आ गया लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। तो इस ट्रेन P की लेंथ कितनी होगी, 400 मीटर का कांस्टेंट है ना, तो ये भी कांस्टेंट पार्ट था, 400 घटा दो, इसकी लेंथ हो जाएगी P की 160, इसमें से 400 घटाया, इसकी लेंथ कितनी होगी 200, रेशियो गेन आपके पास कितना आ जाएगा 4:5, जैसे मर्जी मत निकालो रेशियो भाई, 200 160 से कितना ज्यादा है भाई, 40/160 यानी कितना आ गया 1/4, दिस इज 25%। ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ठीक है, आंसर ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे भाई, बहुत नॉर्मल था, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसके अंदर आपको। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट आ जाओ।
अब देखो अगेन है ना, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम स्पीड का क्वेश्चन दिया हुआ है। द अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट P is equal to the downstream speed of boat Q, and downstream speed boat P is 24 more than the upstream speed of boat Q. Speed of boat P in still water is 30. Find the time taken by boat Q to cover इतना upstream distance. Assume both row are in the same stream. Stream की स्पीड सेम है भाई। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर अगर P की देखोगे तो वो तो 30 दी है। Q की स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर आपको नहीं पता, वो Q माना, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम आप X मान लो, कंफ्यूजन ना हो, है ना। पहली लाइन पढ़ो, जो जो बोलता जा रहा है लिखते चले जाओ। अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट P, भाई ये कितना आएगा 30 माइनस एक्स, है ना, ये जो बराबर है डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट Q, दिस इज Q प्लस एक्स। पहली इक्वेशन तो ये आ गई। सेकंड कह रहा है डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट P इज 24 किलोमीटर आवर मोर देन द अपस्ट्रीम स्पीड बोट। भाई डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट क्या होगी मेरे पास, दिस इज 30 प्लस एक्स, यही तो होगी। इज इक्वल टू, ये 24 ज्यादा है किससे, अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट X, दिस इज Q माइनस एक्स। जैसे मर्जी सॉल्व कर लो, आपका करने का तरीका है। इक्वेशन फ्रेमिंग ये भी फिर भी मैंने ज्यादा कर दिया, आप सिंगल सिंगल उससे करना चाहते हो सिंगल वेरिएबल से कर लो, है ना, जैसे मर्जी सॉल्व कर लो, यहीं पे ही सॉल्व कर लो ना। अगर इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये कैंसिल आउट होगा, ये कैंसिल आउट होगा, कितना आ जाएगा, ये 60 आ जाएगा। 60 इक्वल टू ये कितना आएगा 2Q प्लस 24, 2Q इक्वल टू 36, Q यानी स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर मेरे पास कितना आ जाएगा भाई 18 आ जाएगा। तो ये कितना था 30 माइनस एक्स बराबर पहली इक्वेशन, Q की वैल्यू कितनी है भाई 18 प्लस एक्स, भाई 2x की वैल्यू कितनी आ गई 12, x की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई 6। सारा पंगा खत्म हो गया, जो जो चाहिए था वो निकल गया। मान क्या रहे हैं, टाइम टेकन बाय बोट Q टू कवर 60 किलोमीटर अपस्ट्रीम, भाई 60 का डिस्टेंस है अपस्ट्रीम, स्टिल वाटर इसकी 18 है और इसकी जो स्ट्रीम की स्पीड है 6, तो 18 माइनस 6 कितना आया 12, 12 पंजे कितना होता है भाई 60, ठीक है। 60 ओवर कितना 12, 12 का कितना आ जाएगा 5। ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ब्यूटीफुल का मतलब है परफेक्ट लेंथ का क्वेश्चन, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, है ना। चलो तो नेक्स्ट आ जाओ। अब आप देखो, ये आपके एक दो क्वेश्चन आपके डाटा सफिशिएंसी के दिए हुए हैं। इन ए क्लास ईच स्टूडेंट लाइक एटलीस्ट टू सब्जेक्ट फ्रॉम पी क्यू एंड आर, व्हाट परसेंटेज स्टूडेंट डू नॉट लाइक आर। अब देखो 3 का वेन डायग्राम है, इसने क्या दिया, हर स्टूडेंट कम से कम 2 सब्जेक्ट लाइक करे, तो भाई एक सब्जेक्ट लाइक करने वाले, है ना, और 0 सब्जेक्ट लाइक करने वाले तो ये तो कोई होंगे ही नहीं भाई, या तो 2 सब्जेक्ट लाइक करेंगे या 3 सब्जेक्ट लाइक करेंगे। कंफ्यूजन है तो उसको वेन डायग्राम से बना लो ना, इसको ऐसे ऐसे कर लो भाई वेन डायग्राम से, ठीक है। P, ये Q और ये R, पहली जनरल स्टेटमेंट का ये आपको दिया हुआ है ना, क्या क्या दिया हुआ है, एटलीस्ट 2 वाले, तो भाई सिंगल वाले तो ये तो 0 हो गए, है ना, तो ये तीनों पोर्शन आपके पास क्या होगी 0। सेकंड आप आ जाओ, पहली स्टेटमेंट से अगर हम लोग देखेंगे, है ना, पहली स्टेटमेंट से अगर हम देखेंगे, अपने को निकालना क्या है, व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट डू नॉट लाइक आर, व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट डू नॉट लाइक आर। देखो आर को ना लाइक करने वाला ये पूरा सर्कल आप हटा देंगे, है ना। चलिए मुझे ये वाला रीजन निकालना है, यहाँ पर दिस रीजन है, इसे आप एक्स मान लो, कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, 25% ऑफ स्टूडेंट डू नॉट लाइक क्यू, भाई क्यू वाला सर्कल आप हटा दो, ये रहा क्यू जिसको लाइक नहीं करते 25% है ऐसे, तो भैया ये वाला रीजन तो 25 ही होगा ना, 25%। क्यू मैंने हटा दिया, है ना, क्यू हटा दिया तो ये तो रीजन ऑलरेडी 0 था, ये 0 थी, 25% बचा। वाइल 50% उसने लाइक ऑल 3 गेम्स, भाई ये आ गया मेरे पास 50%, ठीक है। तो आप देखोगे मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए, भाई ये इन 3 रीजंस को तो आप हटा ही दो, इसका तो पंगा ही नहीं है भाई, ये सारे रीजन मिला के 1 2 3 और 4 ये सारे मिला के मेरे पास 100% होंगे, है ना। बट मुझे पता है ये दोनों 70 है ना, 50 75 है, तो इन दोनों का जो सम होगा, इन दोनों का सम मेरे पास 25 आएगा, जिसमें से मैं ये पता नहीं लगा सकता कि एक्स की वैल्यू कितनी, क्योंकि 2 का सम 25 है ना, नहीं पता लगा सकता पहले से, क्लियर है। सेकंड पे आप बताओ भाई, कंफ्यूजन है तो वेन डायग्राम बना लो ना, और कंफ्यूजन क्या, ये होगा ही वेन डायग्राम बना के, है ना। ऐसे तो मतलब अगर आप इतनी जल्दी कर पा रहे हो बिना उसको बना के तो अच्छी बात है, बट मेरे को कंफ्यूजन हो जाती है, मैं उसको बना के देख लिया सिंपल। अब नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, 75% ऑफ स्टूडेंट लाइक क्यू, 75 ये पी क्यू एंड आर है। अब सेकंड स्टेटमेंट ले रहा हूँ मैं सिर्फ ये पूरा रीजन यहाँ पर डिनोट कर रहा है 75%, यानी ये जो सम होगा 1 2 और 3 रीजन का होगा, ये तो 0 ही है मेरे पास, एंड 20% ऑफ देम डोंट लाइक। अब देखो बात है सिर्फ इस क्वेश्चन को करने की नहीं है, स्टेटमेंट पढ़ने की भी है ना। 75% स्टूडेंट वो हैं जो क्यों है, अब इनमें से ही जो 20% ऐसे होंगे, यानी 75 का 20% आप निकालोगे तो मेरे पास कितना आएगा 15 आएगा। ये 15% ऐसे स्टूडेंट होंगे, इसी सर्कल का रीजन होगा, इस क्यू वाले सर्कल का ही रीजन होगा, जो पी को लाइक नहीं करते, समझना। 20% में डोंट लाइक पी,
भाई ये पी वाला रीजन आप हटाओ, है ना। जब पी वाला रीजन हटा दोगे तो 15% कौन सा रीजन आएगा, पी का हटा दो, ये वाला आएगा, ये वाला है, बट ये तो जीरो है यहाँ पर। तो ये मेरे पास बचा कितना होगा, 15% बचा होगा, सिंपल सी बात है ना। अब आप देखोगे ये 75 है ना, ये 15 है, फिर से मेरे पास ये दो रीजन बचे हुए हैं, समझ रहे हो। फिर से मैं इस वाले रीजन पे काम नहीं कर सकता, समझ रहे हो। मेरे को ना ये वाला रीजन पता और ना ही मुझे ये वाला रीजन पता, तो मैं इससे भी नहीं निकाल सकता, है ना। सिंपल सी बात है, मैं इससे भी नहीं निकाल सकता, ठीक है। अब आप देखो इन दोनों को अगर आप क्लब कर दोगे तो फाइनली आपको क्या पता चला, वो ये पता चला कि जो समस्या मेरी यहाँ थी, देखो ये तो 50 है दोनों को क्लब करने पे, ये तो 25 आ गया था। एक रीजन ये वाला कितना है, सेकंड से क्लब किया मैंने तो ये 15 आ गया। ऑब्वियस सी बात है मेरे भाई, इन दोनों का सम तो 100 यानी 30 था, तो बचा हुआ ये पोर्शन कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक पर। तो जो मांग रहा था वो मेरे पास निकल गया, दैट मीन्स दोनों को क्लब करके मैं इसका आंसर निकाल सकता हूँ, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन को इतना एक्सप्लेन करने का मतलब ये है कि जैसे ये जो लाइन दी हुई है ना भाई, केसलेट में भी तो आएंगी जरूर, थोड़ी सी डीएस का क्वेश्चन है, हाँ जी अच्छा ये ऐसे है, ये अच्छा ये रीजन चाहिए अपने को, ये नहीं पता, बट इधर से देखो ये 15 है, अच्छा 75 है, जो भी निकल गया ये निकल जाएगा, इसे घटा देना, जो भी वैल्यू आएगी आंसर आ जाएगा, खटाक लगा दिया 10 सेकंड में हो गया जी सवाल, वो तो हो ही जाएगा, आप भी कर लोगे। बट क्या है कि इसी स्टेटमेंट में किसको कंफ्यूजन है तो समस्या हो जाएगी ना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट भी आपका डाटा सफिशिएंसी से, आपका थोड़ा सा नंबर्स नॉलेज से आपका रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है। जेड एंड वाई आर द नॉन जीरो इंटीजर्स, नॉन जीरो इंटीजर्स का मतलब इंटीजर तो है बट आपके क्या है, जीरो नहीं होंगे, है ना। बट ये नहीं पता आपको ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, भाई ये थोड़ी बोला इसने कि आपके पास नॉन नेगेटिव इंटीजर है या नॉन पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अपने को ये पता लगाना है कि जेड रेस टू द पावर 4 प्लस वाई रेस टू द पावर 7 क्या आपका जीरो से बड़ा होगा या नहीं, अपने को ये आपको टारगेट करना है, क्या ये मेरा जीरो से बड़ा होगा या नहीं। तो आप थोड़ा सा ध्यान दो, देखो जेड मेरे पास नेगेटिव है या पॉजिटिव, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, अगर आप उसकी पावर इवन कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला रिजल्ट तो मुझे क्या देगा भाई, हमेशा से पॉजिटिव ही देगा। तो जेड पे तो अपने को कुछ खास काम करना ही नहीं है एक्चुअली, मुझे पता लगाना है वो वाई के बारे में पता मुझे लगाना है, ठीक है। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, जेड मेरे पॉजिटिव है नेगेटिव है कुछ भी है, उसकी पावर 2 कर रहे हो 6 कर रहे हो 4 कर रहे हो, वो तो हमेशा पॉजिटिव नंबर ही देगा ना। बस मुझे ये देखना है कि क्या इन दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा होगा, है ना, कि वाई रेस टू द पावर 7, अगर वाई मेरे पास नेगेटिव है ना, तो वाई की पावर ऑड भी मुझे क्या देगा, नेगेटिव ही देगा, है ना, 7 हो 9 हो कुछ भी हो, तो वाई रेस अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव की तो पावर कोई सी भी हो हमेशा मेरे को क्या देगा, पॉजिटिव। बस मेरा इतना बताने का मतलब है कि जेड रेस टू द पावर 4 वो पॉजिटिव ही देगा, टारगेट आपको वाई रखना चाहिए सर, ठीक है। अब आ जाओ पहली स्टेटमेंट, पहली स्टेटमेंट हमको क्या बोलती है कि जेड प्लस वाई एवरेज इज पॉजिटिव, एवरेज अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो ऑब्वियस सी बात है इनका जो सम भी होगा वो भी मेरे पास क्या निकल कर आएगा, वो तो जीरो से बड़ा ही आएगा ना, है ना। अब अगर अपने को टारगेट अगर आप करके देखो, इससे तो कुछ नहीं पता चल रहा है यार, देख के पता चल रहा है बहुत सारी वैल्यूज निकलेगी ना भाई, जेड और वाई, भाई जेड पॉजिटिव भी हो सकता है और जेड आपके पास नेगेटिव भी हो सकता है, अगर आप नेगेटिव भी ले लो चलो जेड को, मैं ये बोल रहा हूँ जैसे मैंने इसको करा कि भाई तीन तीन और -2, है ना, भाई 3 और -2 तो मेरा जीरो से बड़ा है ना, समझना। 3 और -2 किया, पर 3 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 7, तो ऑब्वियस सी बात है 3 की पावर 4 है ना, और प्लस 2 की पावर 7, भाई 3 की पावर 4 कितना होता है 81, और -2 की पावर 7 जो भी आता होगा नेगेटिव में ही आएगा, ये तो मेरे पास क्या है भाई 81 से तो बड़ा ही होगा, इसका मतलब ये तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, समझ लो। मतलब मैं समझा रहा हूँ कि इसमें इतना करने की जरूरत नहीं है, अगर आप पुट भी करके देखोगे कंफ्यूजन भी है तो निकल जाएगी ना भाई। 2 की पावर 7 कितना होता है मेरे पास, 128 होता है ना। 2 की पावर 8 2 की पावर 9, हाँ 2 की पावर 126 होता है, और सॉरी यार 128 होता है, 2 की पावर 7 इज 128, अब तो आ रहा है ये नेगेटिव। अगर आप देखोगे भाई 3 - 2, इसे आप क्या करो कि इसे ऐसे भी तो कर सकते हो कि 4 - 1 कर लिए, ये भी तो पॉजिटिव है, -1 अगर आप इसे रख के देखोगे तो 4 की पावर 4 और जो भी आ रहा है -1 की पावर 7, ये तो हमेशा अब मेरे पास क्या हो गया, जीरो से बड़ा हो गया। यहाँ पर मेरे पास क्या आ रहा था, ये जीरो से मेरे पास क्या आ रहा था भाई, छोटा आ रहा था, क्लियर। तो पहली स्टेटमेंट से तो आप नहीं पता लगा सकते ना, ठीक है। अब आ जाओ सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलती है, क्लियर है। या तो दोनों को क्लब करके आएगा या फिर क्या आएगा कि सिर्फ और सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट चाहिए। अब समझना भाई कि क्यूब इज ग्रेटर देन जेड स्क्वायर, दैट इज अ ब्यूटीफुल पार्ट। वाई का स्क्वायर इज ग्रेटर देन वाई क्यूब, भाई वाई का स्क्वायर तो ये तो खुद ही पॉजिटिव है, जेड नेगेटिव है, इसके पॉजिटिव है, ये तो अपने को मतलब ही नहीं है। अगर जेड स्क्वायर पॉजिटिव है
तो y का क्यूब आपका इस पॉजिटिव से बड़ा होगा। तो भाई पॉजिटिव से बड़ा हो चाहे पॉजिटिव से इक्वल हो, तो इसका मतलब अपने को पता चल गया ना, क्या पता चला कि y क्यूब इज अ पॉजिटिव नंबर। अगर y क्यूब पॉजिटिव है तो ऑब्वियस सी बात है y की पावर 7 भी मेरे पास क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब मुझे पता चल गया कि भाई z रेज टू द पावर 4 भी पॉजिटिव है, y की 7 भी पॉजिटिव है। कि हाँ, क्या ये पॉजिटिव होगा? मैं बता सकता हूं यस इट इज पॉजिटिव, है ना। पहली स्टेटमेंट से अगर मैं पता लगा पाता कि ये पॉजिटिव होगा, तो मैं बोल रहा हूं कि नहीं होगा, तो इसका मतलब आई एम श्योर पता लगा पा रहा हूं। बट फर्स्ट स्टेटमेंट से तो पॉजिटिव भी आ रहा है एंड नेगेटिव। क्लियर है? हालांकि देखो इस क्वेश्चन में इतना खास काम करना नहीं था, बट सोचने वाली बात होती है, सिंपल सी, है ना। ठीक है, मैं थोड़ा सा एक बार दोबारा बता देता हूँ अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो। देखो मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है, पहली स्टेटमेंट अगर आप लोग, है ना, जेड रेस टू द पावर 4 प्लस वाई रेस टू द पावर 7 को मुझे पता लगाना है, ये तो पॉजिटिव ही है, बट इसका देखना है कि वाई की पावर 7 नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव। पहली स्टेटमेंट क्या देती है, जेड प्लस वाई इज ग्रेटर देन 0। समझना, यही दे रहा है ना। अब इसके तो बहुत सारे रीजन है, अगर जैसे कुछ भी वैल्यू पुट करो यार, इसे 4 पुट करोगे तो ये -1 पुट कर लो आप, है ना। ये इसे 2 पुट करोगे, इसे -1 पुट करोगे तो तब भी तो 0 से बड़ा आ रहा है। अब करना 2 की पावर 4 प्लस -1 की पावर कुछ भी करो तो 7। भाई 2 की पावर 4, ये वाला तो चलो आ गया, पॉजिटिव आ रहा है इस बार तो, है ना। अगर आप इसे क्या करोगे, अभी अभी मैंने एक नंबर देखा 3 और -2 करोगे, तो भाई 3 की पावर 4 प्लस -2 की पावर 7, अब मेरे पास ये नेगेटिव आ रहा है। तो मैं तो पता नहीं लगा पा रहा ना कि ये पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, सेकंड आ जाओ। सेकंड क्या था जी, भाई ये भाई ये तो खुद ही पॉजिटिव है। कोई भी नंबर अगर एक पॉजिटिव नंबर से बड़ा होगा तो ऑब्वियस सी बात है ये पूरा का पूरा नंबर भी पॉजिटिव होगा ना। समस्या तब होती है यहाँ पर भी अगर मुझे वाई की पावर इवन दी होती है ना। इवन तो नहीं है, वाई की पावर ऑड है। भाई वाई की पावर ऑड अगर मेरे पास पॉजिटिव है तो ऑब्वियस सी बात है वाई भी मेरे पास पॉजिटिव होगा। वाई की कोई भी पावर मुझे पॉजिटिव नंबर ही देगी। दैट मीन्स ये पता चला Z4 और y राइज टू द पावर 7 ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो इसका मतलब आउटपुट मेरे पास पॉजिटिव आ रहा है कि हाँ ये मेरे पास पॉजिटिव है। स्टेटमेंट सेकंड जो है इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, एक्सप्लेन करने का मतलब सिर्फ इस क्वेश्चन को करना है, एक्सप्लेन करने का मतलब है बहुत सारी चीजें आप समझ रहे हो धीरे धीरे। ठीक है, चलो ठीक है मेरे भाई, क्लियर है। आज जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखो सीधी सीधी चीजें हैं ना। नंबर सिस्टम में मैं बहुत ज्यादा है ना एक्सप्लेन करने की, तो यहाँ पर जरूरत पड़ती है, इसमें कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी आपको यार। रेड प्लस ग्रीन बॉल्स मेरे पास 21 है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग 2 ग्रीन बॉल फ्रॉम द बैग इज 66.66% लेस देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग 2 बॉल्स ऑफ डिफरेंट कलर। अब देखो दो ही टाइप की बॉल है, प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। भाई 66.66% लेस का मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी 33.33% है, यानी एक तरीके से प्रोबेबिलिटी 1/3 है। ये वाली प्रोबेबिलिटी आप निकालोगे, है ना, उसका अगर आप थ्राइस कर दोगे तो ये वाली प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, सिंपल। भाई ग्रीन बॉल वाली कम है ना, तो 2 ग्रीन बॉल निकालने की, रेड को रेड ही मान लो, ग्रीन को ग्रीन ही मान लो, 2 ग्रीन बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जी इंटू जी -1। क्लियर है ना, एनसीआर ओवर है ना। अब तो कोई जरूरत नहीं, 21 बॉल है, 21 इंटू 20। ठीक है, सेकेंड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी भाई, रेड, एक रेड निकाल लो, एक ग्रीन निकाल लो, ओवर 21 इंटू 20 मल्टीप्लाई बाय 2 करो। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 समझ में आ रहा है ना मेरे भाई। RC1 इंटू GC1 ओवर दिस इज 21C2। ठीक है ना भाई, यहाँ पर नीचे भी 2 फैक्टोरियल आता है, यहाँ भी 2 फैक्टोरियल, बट यहाँ तो C1 था तो 2 फैक्टोरियल आया नहीं, तो वो 2 फैक्टोरियल कटा नहीं, तो वो जाके मेरे पास सीधा। अब ये क्या बोल रहा है कि अब इनको आपको कंपेयर करना है। भाई ये वाली जो प्रोबेबिलिटी है, ये वाली प्रोबेबिलिटी इस वाली प्रोबेबिलिटी का 1/3 है, इस वाली प्रोबेबिलिटी। अब क्या करो, इस वाली प्रोबेबिलिटी को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इतना ही तो काम करी। तो टोटल था, वैसे भी कैंसिल आउट होना था, है ना, लिखने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पर आपको पता है कि 2 ऊपर आएगा, बस ट्वाइस कर देते, ये तो ये वाला पोर्शन तो वैसे ही कैंसिल आउट होना था, ग्रीन से ग्रीन पोर्शन कैंसिल आउट हुआ। थ्राइस ऑफ ग्रीन माइनस ग्रीन इज इक्वल टू कितना है, ट्वाइस ऑफ आर। थ्राइस ऑफ ग्रीन -3, ये आपके पास 3 दिया हुआ। ठीक है, एक इक्वेशन आ गई, 3 ग्रीन माइनस ट्वाइस ऑफ रेड इज इक्वल टू 3। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। जैसे मर्जी आप कर लो। और रेड प्लस ग्रीन जो बॉल्स आ गई वो मेरे पास कितनी दी हुई, 22। जिस मर्जी को एलिमिनेट करो, आपकी मर्जी है। मैं क्या करता हूँ, इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 21 का कितना दे देगा आपको, 63 दे देगा। अब क्या करो, आप क्या करो, 3 ग्रीन, ये 3 ग्रीन, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट जब करोगे तो ये तो कैंसिल आउट हुआ।
3r और माइनस में इसका प्लस, यानी 5 का r इज इक्वल टू 63 में से 3 गया 60। मैं कुछ नहीं कर रहा, बस दो इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूँ। दैट मीन्स रेड जो आ जाएगा 60/5 वही मुझसे मांग रहा था 12 बॉल्स, रेड बॉल्स बैट में निकालनी थी 12। ठीक है, चलो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। नेक्स्ट आ जाओ, ये भी आपका नंबर्स नॉलेज से क्वेश्चन दिया हुआ है। जेड एंड वाई आर टू नेचुरल नंबर सच दैट जेड इज 20% मोर देन वाई। ठीक है जी, when z is divided by 10 the remainder is least prime number, and when y is divided by largest single prime number the remainder is 4। find the remainder when z and y is divided by। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना। आप देखो z और y दो नेचुरल नंबर है, z इज 20% मोर देन y। मैं बोल सकता हूँ ना कि भाई z और y का जो रेशियो है वो 6 और 5 है ना। इसका मतलब मुझे ये पता चला ना कि भाई z इज अ मल्टीपल ऑफ 6 एंड y इज अ मल्टीपल ऑफ 5। अब वो क्या बोल रहे हैं, जब आप z को 10 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर लीस्ट प्राइम नंबर है, तो लीस्ट प्राइम नंबर तो मेरे पास 2 होता है ना मेरे भाई, समझ रहे हो। तो इसका मतलब ये जो 6 का मल्टीपल होगा ये किस फॉर्म का नंबर होगा भाई, z से डिवाइड करने पे है ना, डिवाइडेड बाय z। तो क्या होगा, एक कुछ क्वेश्चन आया होगा और मेरे पास रिमाइंडर 2 है, तो सिंपल है ना, नंबर इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर होता है। क्लियर है। तो मैं बोल सकता हूँ ना कि ये किस टाइप का नंबर होगा, है ना, इसे आप x मान लो y मान लो, ये क्वेश्चन है, ये मुझे नहीं पता है ना। और सेकंड केस में आप देखो भाई 10x प्लस 2 की फॉर्म का ही तो नंबर होगा, इसका मतलब 6 का मल्टीपल है ना, जो 10x प्लस 2 की फॉर्म का होना चाहिए। 10x प्लस 2 की फॉर्म का क्या है, अगर आप z की बात करोगे 10x प्लस 2 की फॉर्म का क्या है भाई, x को वन पुट किया है ना, 10 प्लस 2 कितना आएगा 12 है ना, 12। अगला नंबर क्या आएगा 22, यानी वो नंबर लेना है जो 10x प्लस 2 की फॉर्म का हो और 6 का मल्टीपल। क्या 22 मल्टीपल है, नहीं है। अगला आएगा मेरे पास कितना आएगा 32, क्या 6 का मल्टीपल है, नहीं है। अगला क्या आएगा 42 आएगा, सिंपल। तो ऐसे ही 12 ये आया 42 ये आया, अगला जो नंबर होना चाहिए वो फिर इसमें 30 का गैप होगा। नॉर्मल है, करके देख लो यार, 52 है 62 है, अगला क्या आएगा 72 है। तो यानी 6 पंजे 30 ना, है ना, 5 के गैप में आ रहा है, यहाँ से पता चल गया 30 का गैप है। अगला भी जो मल्टीपल आएगा दैट शुड बी गैप ऑफ 30। अगला जो होना चाहिए नंबर दिस इज 102, बट 102 तो नहीं आएगा बिकॉज इट इज अ 2 डिजिट नंबर। क्लियर हो गई कहानी। अगर मेरे पास z 12 42 और 72 है तो ऑब्वियस सी बात है भाई की वैल्यू क्या क्या आ जाएंगी, 6 और 5 की रेशो में। भाई ये 10 आएगा, ये 35 आएगा, और ये मेरे पास कितना आएगा 60 आएगा। इतनी सी तो कहानी है। बट आप ध्यान रखो भाई, जेड की तो समस्या खत्म हो गई। अब वो बोल क्या रहेगी, वाई व्हेन वाई इज डिवाइडेड बाय लार्जेस्ट सिंगल प्राइम नंबर। लार्जेस्ट सिंगल प्राइम नंबर आपको पता होना चाहिए मेरे भाई कितना होता है, लार्जेस्ट सिंगल प्राइम नंबर 7 होता है ना। रिमाइंडर इस केस में कितना आ रहा है 4 आ रहा है, करके देख लो। यानी अगर मैं y को, यानी समझने के लिए y क्वेश्चन है, दिस इज 7y प्लस 4 का नंबर है ना। इसका मतलब क्या है कि y को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 4 आना चाहिए। अगर z 42 12 42 और 72 है, y की वैल्यू 10 35 और 60 होगी। ठीक है, इसे तो मैंने करके देख लिया, 10x प्लस 2 की फॉर्म का है और 6 का मल्टीपल करा के देख लिया। इसे आप देख लो भाई, 10 को 7 से भाग दूंगा, रिमाइंडर कितना आ रहा है 3। क्या ये पॉसिबल होगा, नहीं, ये तो खुद ही 7 का मल्टीपल है, नहीं तो बचा क्या होगा 60 ही तो बचा होगा। 60 को 7 से भाग दे दो भाई, 7 8 56, 8 टाइम्स, रिमाइंडर कितना बचा। That means the number that is a form of 7 into 8 plus। तो z आ गया 72, y कितना आ गया 60 आ गया। इतना काम करना था, समझाने में समय लग जाता है ना, क्योंकि नंबर सिस्टम है तो बहुत छोटी छोटी चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आसपास की और थोड़ी बहुत चीजें आपकी रिवाइज हो जाए। ठीक है, सिंपल था ना, ये 6 का मल्टीपल है, ये 6 का मल्टीपल है और वो 10x प्लस 2 की फॉर्म का होना चाहिए। भाई 6 का पहाड़ा 12 का पहाड़ा पर ले भाई, 12 से 36, ये मेरे पास कितना होना चाहिए 6 का मल्टीपल होना चाहिए। 42, हाँ 40 प्लस 2 42 है। 72, हाँ भाई ये भी ठीक, खत्म कहानी। अब ये 12 या 10 है 35 60, इसे 7 से डिवाइड करके देख ले मेरे भाई। 7 व्हेन यू डिवाइडेड 10 डिवाइडेड टू 7 इज इट गिविंग यू रिमाइंडर ऑफ 4, नो। 35 तो खुद ही है, 60 को किया रिमाइंडर, सिंपल। मांग क्या रहा है आप देख लो। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एवरेज ऑफ z प्लस y डिवाइडेड बाय 5। z कितना है 72, y कितना है 60, डिवाइडेड बाय 2 ना। 132 डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो मेरे को कितना नंबर देता है, 2 का 6 टाइम और 66 ही आएगा, हाँ 66। 66 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर मुझे क्या देगा 1 दे देगा। 13 इंटू 5 प्लस। क्लियर, आंसर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट देखो आपका इनकम एक्सपेंडिचर
है ना, और आपका परसेंटेजेस से रिलेटेड क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक। इनकम ऑफ क्यू एंड पी इज इन द रेशियो ऑफ इतना, कंबाइंड सेविंग्स ऑफ पी एंड क्यू टुगेदर इज इतना। आप इसे क्या करो, ये देखो ये पी है और ये क्यू है, यहाँ टोटल इनकम है ना, इसे आप कर लो दीज आर द एक्सपेंसेस और दीज आर द सेविंग्स, ये तो होता है इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। क्यू और पी 5 और 3 में है मेरे भाई, ठीक है, चलो ओके, इसे आप क्या कर लो, इसे ठीक है ना, ये 5x मान लो, इसको 3x मान लो, है ना, सिंपल। अब वो क्या बोल रहे हैं कि दोनों की कंबाइंड सेविंग्स है ना 37.5% ऑफ देयर कंबाइंड इनकम्स, तो भैया इनकी कंबाइंड सेविंग 8x है, इनकी कंबाइंड सेविंग्स कितना हो गया 3/8, यानी 3x आ गई। तो ध्यान रखना इन दोनों की सेविंग्स है, दिस इज इक्वल टू 3x। हाफ द एक्सपेंसेस ऑफ P is इतना लेस देन द इनकम ऑफ Q है, सेविंग्स ऑफ Q is 48% ऑफ इट्स इज इनकम। देखो 5x का अगर आप 48% करोगे, है ना, तो 48 का 5 टाइम करूंगा तो दिस इज 2.4x देगा, निकल गया ना, सारा खेल रेशो है। अगर ये 2.4x है तो इसकी सेविंग्स कितनी होगी 0.66 होगी, अगर ये 3 है तो अगेन दिस इज 2.4x और दिस इज 2.66। क्लियर है ना, सारी चीजें सारे रेशो मेरे पास निकल गई। अब न्यूमेरिकल जो वैल्यू थी उसका आप गैप कर लो, क्योंकि जब तक मुझे सारी रेशियो नहीं पता होगा ना कि इसके एक्सपेंसेस नहीं पता होगा एक्स की फॉर्म में, तो मैं कैसे निकाल पाता। अब देख लो क्या है, हाफ द एक्सपेंसेस ऑफ पी, पी का एक्सपेंस कितना है 2.4x, इसका अगर आप हाफ करोगे ये वाला जो पोर्शन है ना 3800 कम होगा किससे, इनकम ऑफ क्यू से। इनकम ऑफ क्यू कितना है 5x, इसमें से 3800 आप कम कर दो मेरे, ठीक है, 3800 नहीं 38,000, 38,000 इज इक्वल टू 5x माइनस 1.2x, तो भाई ये 3.8x ही दे रहा है, 3.8x इक्वल टू 38,000, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, तो दिस इज इक्वल टू 10,000। क्लियर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मांग कर मैंने डिफरेंस बिटवीन देयर इनकम्स, भाई इनकी इनकम का गैप कितना है 5x एंड 3x, गैप कितना आया 2x, x की वैल्यू 10,000 है ना, तो 2x की जो वैल्यू होगी दिस इज इक्वल टू 20,000 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। चलो तो भाई आगे बढ़ जाओ, ये आपका एवरेज का क्वेश्चन है मेरे भाई, है ना, एवरेज ऑफ 8 स्टूडेंट इन ए क्लास इज जेडीएस if ages of two faculties P and Q are included then the average is increased by 50, while if age of P is included then average is increased by 20%, if age of Q is इतना more than that 1/4 of age of P, find the value of Z। अब बात वही सिंपल है, अगर आपकी एवरेज की डेफिनेशन क्लियर है तो आप इसको आराम से कर पाओगे, नहीं भी तो थोड़ा सा भाई लेंदी प्रोसेस है। लेंदी का मतलब क्या है कि आप ऐसे कर लो, है ना, कोई दिक्कत नहीं। भाई 8 स्टूडेंट का एवरेज कितना था Z, अब P प्लस Q दोनों आ गए, अब मेरे पास हो गए कितने स्टूडेंट 10 स्टूडेंट, उनका एवरेज कितना है 50% ज्यादा है 1.5Z, जैसे मर्जी कर लो भाई, इसका सम कर लो 8Z, इसका सम कितना कर लोगे 15Z, इसका मतलब P इन दोनों का जो गैप होगा है ना 2%, P प्लस Q का कितना आ गया मेरे पास 15Z आ गया ना, ऐसे कर लो। या फिर आप देखो भाई 8 से 10 आ रहे हैं यानी इनके पास एवरेज Z तो होगा ही होगा, कितने बंदे 2 बंदे तो मल्टीप्लाई बाय 2, इतना तो सम में ही होगा। अब इन सब में इनमें इतना कंट्रीब्यूशन किया होगा कि 10 के 10 बंदों को इन्होंने कितना इंक्रीमेंट दिया है 0.5Z का इंक्रीमेंट दिया है ना, तो दिस इज 2Z प्लस ये कितना है 5Z, तो इन दोनों का सम कितना आ जाएगा 7Z, है ना। ये तो डेफिनेशन है, यही तो सीखते हो आप, एवरेज एवरेज में सीखते क्या हो, यहीं से तो स्टार्ट करते हो एवरेज, डेविएशन करना। भाई 8 का एवरेज Z है, 10 का एवरेज कितना है 1.5, मैंने मान लिया कि 10, भाई जेड था, जेड से 0.5 इंक्रीमेंट हुआ 2 बंदों का, इसका मतलब ये तो समझ में आया ना इन 2 बंदों का कम से कम जेड तो होगा ही होगा, है ना, हर बंदे के पास जेड जेड तो होगा, यानी 2 बंदे तो मल्टीप्लाई बाय 2 अब 0.5 का इंक्रीमेंट है, इन पे इतना एक्स्ट्रा भी होगा कि इन सब ने, है ना, इन सब को इन्होंने 0.5 जेड और इंक्रीमेंट करा के भी दिया, तब जाके मेरे पास 5 जेड आया। ऐसे कंफ्यूजन आती है ना, तो आप इसको ऐसे कर लो, अभी तो नंबर आसान है तो काम चल जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है। अब वो क्या कहता है, अगर P प्लस क्यू की जगह सिर्फ P का अगर आप इंक्लूड करोगे, है ना, अब आपका जो एवरेज हो जाता है मेरे भाई वो 20% बढ़ जाता है, यानी ओरिजिनल से ही बात कर रहे हैं, तो ये 8 का था, अगर वो 9 का, अब आपके पास एवरेज कितना आएगा 1.2 से आएगा, 12 निम में कितना हो गया 108, तो 9 का जो सम है आपको 108 दे रहा है भाई, दिस इज 10.8Z, इसका मतलब ये P है और ये मेरे पास क्या है कि 8 प्लस P है, यानी
पी का मेरे पास एज निकल कर आ जाएगा, जो भी वेट है 10.8z माइनस कितना 8z, दिस इज इक्वल टू 2.8z। इसमें तो लिखने वाली बात ही नहीं है, नंबर आसान है तो डायरेक्ट कर लेता मैं, है ना। क्लियर है भाई, जेड तो होगा ही होगा, है ना? और 0.2 का इंक्रीमेंट दिया होगा 9 बंदों को, 9 दूनी 18 प्लस 1, दिस इज 2.8z, पी की वैल्यू होगी। देख, अब p प्लस क्यू का सम आपको 7z दिया हुआ है और p की मेरे पास कितना दिया हुआ है 2.8z है, तो ऑब्वियसली बात है q की जो वैल्यू आ जाएगी 4.2z आ जाएगा। हाँ भाई, 7 का 4 टाइम, 7 का 10, 7 का 6 टाइम, तो p भी निकल आया, q भी निकल आया। अब क्या कह रहा है, q इज 35 ये मोर देन 1/4 ऑफ p, तो q जो है 4.2z है, वो कितना ज्यादा है 35 ज्यादा है किससे 1/4 ऑफ p से। p की वैल्यू कितनी दी हुई है, p की वैल्यू आपको दी हुई है 2.8z, तो 4 का कितना टाइम्स है 0.7z, ठीक है। 4.2 में से 0.7 घटा दिया तो दिस इज 3.5z, this is equal to 35. What is the value of z? The value of z is equal to 10. क्लियर, ठीक है। तो अगेन फिर वही बोल रहा हूँ, डेफिनेशन क्लियर है तो कर लोगे भाई, है ना, नहीं भी क्लियर है तो थोड़ी सी समस्या आएगी, फिर कर तो फिर भी लोगे आप, ऐसे तो है नहीं, है ना। चलो तो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, अगेन दैट इज अ क्वेश्चन फॉर पार्टनरशिप, ठीक। P and Q entered into a partnership with initial investment of इतना and इतना. After 6 months, P withdraws 750 and after 10 months from the start of business, he leaves the business. After 1 year from start of business, Q invested his profit under compound interest at इतना % per annum. At the end of 2 years, he received rupees इतना. Find the profit share of P. अब देखो एक्स्ट्रा पॉइंट क्या ऐड कर दिया यहाँ पर, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि प्रॉफिट का रेशो दे दिया, कुछ गैप, प्रॉफिट का रेशो तो निकल जाएगा, कुछ गैप दे दिया, कुछ न्यूमेरिक वैल्यू, बट इसने यहाँ पर क्या किया, एक छोटा सा पॉइंट ऐड कनेक्ट कर दिया कि जो भी प्रॉफिट आया था क्यू का, 1 साल बाद उसी प्रॉफिट से कंपाउंड इंटरेस्ट से हिसाब से उसने लगाया, तो जो टोटल पैसा जो उसको मिला वो 6050 रुपीज मिला। तो टारगेट तो वही है ना कि सबसे पहले तो प्रॉफिट रेशो निकालो ना, अभी पी और क्यू का बिजनेस में प्रॉफिट रेशो कितना आया। अब आपकी चॉइस है भाई, 1500 लो या 500 लो, या इसको 3 और 1 के रेशो में कर दो, तब भी आपकी समस्या है ना, मतलब तब भी कोई दिक्कत नहीं है, फाइनली तो रेशो ही निकालना है ना। भाई 3x रुपए लगाए थे, कितने महीने के लिए, पहले यानी क्या था आफ्टर 6 मंथ, तो 6 महीने इसने लगाया, पी का देख रहा हूँ 750 निकाल लिए, 750 मतलब क्या है, नंबर बहुत आसान, इसका आधा निकाल लिया, यानी 1.5 लगाया होगा इसने 4 मंथ्स के लिए। क्यू की तो कोई समस्या ही नहीं है, क्यू ने तो भाई अपना 1 रुपए लगाया होगा 12 महीने, है ना, तो 6 18 और 15 चौक 60 यानी 24:12, तो मैं बोल सकता हूँ कि पी और क्यू का प्रॉफिट का जो रेशियो आ गया, ये आ गया 2 और 1 की रेशियो में, ठीक है। अब आप देखो, ये वाला जो पैसा 1 रुपीज जो पैसा लगाया होगा इसने, ये वाला 1 रुपीज यूनिट, वहां से कंपाउंड इंटरेस्ट जनरेट होने पे एक्चुअल अमाउंट मुझे मिल रहा है, तो इसकी जो भी वैल्यू निकल कर आएगी, आप उसका दुगना कर दोगे तो पी की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, है ना, प्रॉफिट शेयर ऑफ पी मांगा। तो समझने के लिए इसे 2x और x मान लो, x रुपीज लगाया 37.5%, है ना, कितना होता है 11/8, 11/8 टोटल अमाउंट बोल रहे हैं, एट द एंड ऑफ 2 years रिसीव्ड इतना, ठीक है। टोटल अमाउंट x लगाए 11/8, 11/8 क्लियर है ना, 37.5% कितना होता है 3/8, है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट जनरेट करे तो 11/8 मल्टीप्लाई 11, ये पोर्शन निकल कर आ रहा है भाई 6050, x की जो वैल्यू आई दिस इज 6050 मल्टीप्लाई 64/11 और 11 मल्टीप्लाई बाई 11, यही तो निकल कर आ रही है। प्रॉफिट शेयर ऑफ पी निकालना है, यानी इस वाली वैल्यू का आप ट्वाइस आप कर दीजिए, ठीक है। तो 11 का कितना टाइम्स देगा आपको 5 टाइम्स, 11 का 5 टाइम्स, अगेन फिर 11 का कितना टाइम्स देगा भाई, दिस इज 50 टाइम्स, खत्म कहानी। फाइनली 64 को अगर 5 से करते हैं तो 320 देता है मुझे, ठीक है। और फिर आप क्या करोगे, इसका डबल करना है मुझे, 3200 का आप डबल कर दो, दिस इज 6400 इज योर करेक्ट आंसर। आई होप ये आपको क्लियर है। एक्स्ट्रा पॉइंट जो यहाँ पर ऐड करने वाला था वो एक कंपाउंड इंटरेस्ट वाला था, है ना, वहां से इसने क्या किया कि इस वाले प्रॉफिट को निकलवा लिया कि एक्स इतना प्रॉफिट निकल कर आएगा, यानी एक्स की जो भी वैल्यू आई होगी आपके पास, ठीक है, ये इसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट आई मीन प्रिंसिपल हो जाएगा, बट यहाँ पर ये क्या, यही प्रिंसिपल तो इसका प्रॉफिट था, ठीक। चलो
अब यहाँ से क्वांटिटी कंपैरिजन के क्वेश्चन आप देखना, दे आर सुपर ब्यूटीफुल। सुपर ब्यूटीफुल का मतलब है थोड़ा सा वेरिएबल्स में आपको डील करना है ना। वेरिएबल में तो खैर सारे ही डील करते हो आप, जैसे है ना, एक दो लास्ट ईयर भी आए थे, ये एग्जैक्ट डाटा ना निकाल के हम कुछ वेरिएबल्स निकाल लेते हैं जिसमें मैं कंपेयर कर लेता हूँ। थोड़ा सा ये इन चीजों का ध्यान रखना है। ये भी 17 16 17 18 जो भी आपके क्वेश्चन आएंगे अब आगे के, है ना, ये भी आपका इसमें थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। ये भी आपका वेरिएबल बेस्ड, अगेन दैट इज अ वेरिएबल बेस्ड कंपैरिजन, अगेन दैट इज अ वेरिएबल बेस्ड कंपैरिजन। तो ये आप ध्यान रखना थोड़ा सा, है ना। चलो तो मेरे भाई नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन रुपीज 10,000 फ्रॉम बाय पी फ्रॉम स्कीम ए फॉर 2 years at 5% per annum is 15,000. Simple interest of rupees 10,000 earned by P from scheme A for 2 years is 15,000 less than the compound interest earned by P on rupees 2Z from scheme B for 2 years at y% per annum. अब देखो यहाँ पर भी 2 साल है, समझना, यहाँ पर भी 2 साल है, यहाँ पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, यहाँ पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम। भाई ये क्या बोल रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने लगाया था 10,000 रुपए, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट जनरेट हुआ किसी पैसे पे, वो 10,000 रुपए था। ये जो है वो 15,000 कम है किससे, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसका मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पर कितना जनरेट हुआ होगा मेरे पास, भाई 25,000 जनरेट हुआ होगा, सिंपल सी बात है ना। अर्नड बाय पी ऑन रुपीज 2Z, भाई यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का तो मुझे प्रिंसिपल पता है, यहाँ पर 2Z पे मैंने पैसा लगाया होगा, ठीक है, 2Z रुपीज लगाया होगा। इन्वेस्टमेंट ऑफ पी इज हाफ एज दैट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन स्कीम पी इज हाफ एज दैट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन स्कीम क्यू, तो ये आपको दे दिया, और स्कीम पी में जो पैसा है वो 2Z का मेरे पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पर Z दिया हुआ है ना। अब आप समझना, यहाँ पर भी y% है 2 साल के लिए, यहाँ पर भी y% है और 2 साल के लिए। भाई मुझे ये पता है ना कि CI और SI का जो गैप होता है 2 साल का, अगर प्रिंसिपल सेम हो तो वो क्या होता है, PR/100 का होल स्क्वायर होता है ना भाई। ये रिजल्ट है, हम लोग याद कर लेते हैं इसलिए क्योंकि अपने को बार बार सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। 1+y/100 का होल स्क्वायर -1, इसे जब आप ओपन करोगे, है ना, तो सेम प्रिंसिपल पे कैंसिल आउट होके रिजल्ट आ जाता है। बट यहाँ पर तो अमाउंट डबल है ना, तो बस ये दैट इज अ ब्यूटीफुल पार्ट। क्या ब्यूटीफुल पार्ट था, मैंने क्या किया, सब उसको डबल ही तो करा है। अरे मेरे भाई आप सोच के देखो, भाई 2Z लगाया, उस पर 25,000 इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो भाई Z रुपीज पे कितना इंटरेस्ट होगा, 12,500 ही तो होगा। अगर 2Z पैसे पे 25,000 इंटरेस्ट आ रहा है तो Z रुपीज पे इंटरेस्ट कितना आएगा, 12,500 आएगा। इसका मतलब क्या है कि ये Z रुपीज आ गया, ये भी Z रुपीज आ गया। अब इन दोनों पे रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेम है ना, साल भी सेम है, तो क्या अब ये नहीं डाल सकता, भाई Z रुपीज पे SI कैलकुलेट किया ये 10,000 है, Z ही रुपीज पे CI कैलकुलेट किया 12,500, तो इन दोनों का गैप कितना है, 2,500 रुपए तो है। तो प्रिंसिपल आया Z, y/100 का होल स्क्वायर, SI/CI का गैप आ गया 2,500 रुपए। तो क्या मैं इसको Z मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर को, अब देखो ये 10 की पावर 4 है, समझना, ये इसे ऐसे कर लो, कंफ्यूजन है तो, मल्टीप्लाई बाय 100 का स्क्वायर। तो मैं इसको 25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 ही तो लिख रहा हूँ, और क्या है, यही तो मतलब है इसका, जैसे मर्जी कर ले। अब सेकंड इक्वेशन यहां से बन जाएगी, इक्वेशन की तो बात ही नहीं है, नॉर्मल है भाई। Z रुपीज था, y% के हिसाब से लगाया, कितने साल के लिए भाई, 2 साल के लिए, ये कितने रुपए आ रहा है मेरे पास, 10,000 रुपए निकल कर आ रहा है। अब देखो 1 2 3 4, 4 0 यहाँ पर 1 2, यानी क्या मैं बोल सकता हूँ कि Z इंटू वाई इंटू 2 यहाँ पर 10 की पावर 6 आ रहा है, Z इंटू वाई इंटू 2 यहाँ पर, है ना, कितना आ रहा है यहाँ पर 10 की पावर 6। सिर्फ आपको क्या करना था, इन दोनों को कैंसिल आउट करना था। जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे करोगे ना डिवाइड, तो ये तो वैसे कैंसिल आउट हो गया, ये भी मेरे पास क्या होगा समझना, है ना, ये 10 की पावर 6 10 की पावर 6 से चला गया, है ना, तो बचा क्या मेरे पास, इस वाले y से ये वाला y चला गया, दिस इज y/2 मल्टीप्लाई 25, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 50, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे पास 50 निकल कर आ जाए। क्लियर होती है कहानी, ठीक है। तो
तो ये बहुत बहुत अच्छी चीज है यार, मतलब आप देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, सिंपल है, डबल था, मैंने उसको डबल किया अमाउंट का। तो भाई रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट तो आप आधा कैलकुलेट करोगे ना उसमें। भाई 2Z पे अगर मेरे पास 25,000 रुपए है, समझना, मैंने 10 रुपए लगाए, उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है 50 रुपए, तो मुझे पता चल रहा है एक पे लगेगा ना 5 रुपए में मेरे पास इसका आधा ही तो इंटरेस्ट जनरेट होगा, 25 रुपए। सिंपल सी बात है ना। तो अब यहाँ पर y की वैल्यू निकलती है ना, थोड़ा सा मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, है ना, ताकि जब आप क्या करो सॉल्व करोगे ना, थोड़ा सा स्पेस हो जाएगा। यहीं पे सॉल्व कर लेता हूँ मैं इसको, ठीक है। अब भाई y की वैल्यू आ गई तो क्या जेड की वैल्यू नहीं निकलेगी? बिल्कुल आराम से निकल जाएगी, जैसे मर्जी कैलकुलेट कर लो, एसआई से कैलकुलेट कर लो, सीआई से कैलकुलेट कर लो, सॉरी एसआई से, है ना। कितना था जेड? जेड मेरे को निकालना है y%, 50% के हिसाब से कितने साल का? 2 साल का था, है ना। तो भाई 100% ही तो आया, 100% की वैल्यू किसके इक्वल है? 10,000। इसका मतलब जेड की जो वैल्यू निकल कर आई, दिस इज इक्वल टू 10,000। सिंपल, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब आप आ जाओ, सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन रुपीज 0.5Z माइनस 10,000 2y% यानी कितना परसेंट हो गया? 6%। 2y% का मतलब 6% नहीं, y की वैल्यू 50, 50 दूनी 100, 100% से 6 साल के लिए मल्टीप्लाई बाय 6। तो भाई एक्चुअली में 6 टाइम्स ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है ना प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल कितना है? 0.5Z। 0.5Z यानी 10,000 का आधा किया तो ये आया 4,000। 4,000, 10,000 का आधा किया 5,000, 5,000 में से एक गया तो कितना आया? 4,000। यानी 4,000 का 6 गुना आपको करना है, तो पहली वैल्यू तो 24,000 निकल कर आ जाए। क्लियर है? दोबारा बता देता हूँ, है ना, एक बार इसको दोबारा क्लीन कर लो थोड़ा सा यार, लिखते लिखते भाई हो ही जाता है मेरे से, है ना। अपने को यहां तक तो क्लियर था कि y की वैल्यू 50 निकल कर आ गई, ठीक है। वो मांग रहा है 4,000 रुपए पे कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट 6 साल का, इसकी वैल्यू 100% हो जाए, ऐसे कर लो, है ना। 4,000 मल्टीप्लाई 100%, 50 इंटू 2 मल्टीप्लाई 2 साल, 6 साल के लिए, ठीक है। तो 24,000 आ गया पहली वैल्यू। सेकंड आप देख लो, तो टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ पी ने अर्नड बाय पी, यहां तो लगाया था 10,000 और दूसरी स्कीम में कितना लगाया था? 2Z। जेड की वैल्यू कितनी है मेरे भाई? 10,000 ही थी। 10,000 ये 10 into 2 यानी टोटल इन्वेस्टमेंट जो आएगी वो इसकी 30,000 आएगी। 30,000 में से ट्वाइस ऑफ वाई यानी 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर 2500 होता है ना। 2500 इंटू 3 7500, यानी 30,000 रुपए में से आप 7,500 अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे, इट विल गिव्स यू 22500, ठीक है। तो पहली क्वांटिटी मेरे पास कितनी निकल कर आई थी? 24,000। सेकंड कितनी है? 22,500। दैट मीन्स क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बताने एक्सप्लेन करने का मतलब क्या है कि वो जेड और 2Z वाला जो पॉइंट था ना, है ना, मैंने उसका आधा किया तो ऐसा ही सीआई 2 साल का तक मैं पहुंच गया, सीधा सीधा निकाल लिया मैंने, है ना। मुझे वो बाद में वो सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी कि मैं 1+r/100 का होल स्क्वायर करता फिर जाके उसको सॉल्व करता, तो उससे मैं बच गया थोड़ा सा, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट आ जाओ भाई, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन दिया? सिंपल है, अब देखो एजेस का क्वेश्चन है ना, समझ रहे हो। तो क्वांटिटी कंपैरिजन है, ये भी ध्यान रखना, अगर एग्जैक्ट डाटा नहीं निकल रहा है तो इतना मैं कर लूं कि मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूँ, ठीक। द प्रेजेंट एज ऑफ नैन्सी इज ट्वाइस एज दैट ऑफ कबीर एंड आल्सो हाफ एज दैट ऑफ अरुण। जेड इयर्स अगो द एज ऑफ कबीर वाज इतना परसेंटेज इतना, आफ्टर वाई है। सब देखो पंगा जेड और वाई का है, ठीक है। तो ठीक है भाई, यहाँ से तो आपका सीधा सीधा रेशो निकल गया ना भाई, अरुण ये ले लो, नैन्सी ये ले लो और कबीर ये ले लो, है ना। क्या बोल रहे हैं? नैन्सी इज ट्वाइस एज दैट ऑफ कबीर, अगर ये एक्स है तो नैन्सी कितना हो गया? 2x, एंड ऑल्सो हाफ एज दैट ऑफ अरुण। भाई नैन्सी इसका तो डबल है और अरुण का हाफ है, तो अरुण की कितनी हो जाएगी? 4x, ठीक है। अब जेड जेड साल पहले कबीर की जो एज थी इतना टाइम्स थी अरुण की एज का, ये फ्रैक्शन कितना होता है? 1/7। कर दो भाई सिंपल, जो जो बोल रहे हैं। कबीर की एज एक्स, जेड साल पहले एक्स माइनस जेड थी, 14.8% कितना होता है? 1/7 टाइम्स हो जाएगा किसका? अरुण की एज उस समय 4x माइनस जेड, ठीक है। इसे 7Z, 7x माइनस 7Z इज इक्वल टू 4x माइनस जेड, कितना आ जाएगा? 3x इक्वल टू 6Z। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x इज इक्वल टू 2Z। फाइनली x और z में तो मेरे पास रिलेशन निकल गया ना। दिस इज 4x, मतलब कितना हो गया? इसकी 8Z हो गया, इसका कितना हो जाएगा मेरे पास?
4 इंटू टू 8z, 2 इंटू टू दिस इज 4z, फिर इसका भी आधा करोगे तो दिस इज इक्वल टू 2z। खत्म कहानी भाई। एक्स का जो पंगा था 8z 4z 2z में निकल गया। अब क्या बोल रहा है, आफ्टर वाई इयर्स द एज ऑफ नैन्सी एंड अरुण विल बी इन द 3:5। भाई वाई साल पहले नैन्सी और अरुण 3 और 5 के रेशो में, तो सबसे पहले नैन्सी को लो, कितने साल, दिस इज 2z प्लस वाई इयर्स, है ना, एक तो ये। अरुण का कितना है 8z प्लस वाई, दिस पोर्शन इज इक्वल टू 3 और 5। अरे यार खुद देखो भाई, 4 में क्या ऐड करोगे तो भाई 3 का मल्टीपल आएगा, उसे 2z ही तो रखूंगा मैं, 4z प्लस 2z रख दूंगा। 8 में फिर 2z रखोगे तब मेरे पास 5 आएगा, दिस इज व्हाट, दिस इज 6z, और दिस इज व्हाट, दिस इज 10z। सिंपल आ गया। तो y भी तो मेरे पास 2z के इक्वल दिया हुआ है ना, समझ रहे हो। दिस इज अ सिंपल रेशो ना भाई, यही तो रेशो है, और क्या रेशो है। अगर आपको यहाँ समस्या आएगी ये क्या कर, ये तो बहुत आसान नंबर है, तो भाई इसको ऐसे कर लो 4z प्लस वाई, तब भी कोई कोई ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं है। 4z 8z प्लस वाई, ये 3/5 का रेशो भाई, 5 और 20z है ना, प्लस 5y इक्वल टू 24z प्लस 3y, ऐसे कर लो मेरे भाई। इसको इधर शिफ्ट किया, 2y इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2y इज इक्वल टू 4z, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, है ना। एक मिनट रुको, 5y 3y 2y था, दिस इज 4z, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, y इज इक्वल टू 2z। ठीक है, खत्म हो गई कहानी। y भी निकल गया, z भी निकल गया, है ना भाई, y इक्वल टू 2z आ गया। अब क्या मांग रहा है, द एंड एज ऑफ नैन्सी आफ्टर y प्लस 2z इयर्स। नैन्सी की प्रेजेंट एज कितनी है 4z, उसकी y प्लस, यानी इसमें y प्लस 2z आपको और y कितना है, y की वैल्यू कितनी थी 2z प्लस 2z कितना है 4z, दिस इज 4z प्लस 4z कितना आ जाएगा 8z। ब्यूटीफुल क्वेश्चन। अब देखो पहली क्वांटिटी तो मेरे पास कितनी है 8z, दूसरी क्वांटिटी मेरे पास कितनी दी हुई है, दिस इज 7z। नेगेटिव पॉजिटिव का तो पंगा नहीं है ना, नेगेटिव भी हो सकता था अगर नेचुरल नंबर, भाई एज तो नेगेटिव नहीं होगी ना, कुछ और नंबर्स मुझे दिए तो नेगेटिव पॉजिटिव का पंगा होगा। तो ये तो श्योर है कि भाई 8z जो होगा, है ना, वो आपका 7z से बड़ा ही बड़ा होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, so answer of this question is quantity 1 is greater than quantity 2। ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ठीक, चलो तो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट अब आप देखो, ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है। A vessel contain a mixture of milk and water in which water is 40% of milk. 10z mixture is removed and then y ml water is added such that the milk become twice as that of water. अब देखो सारा पंगा z और y वेरिएबल का, तो ये क्वेश्चन कंसेप्चुअली डिफिकल्ट थोड़ी है मेरे भाई। क्या निकालना है, फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द वेसल, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 भाई। तो जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे कर लो, क्वांटिटी कंपैरिजन ही तो करना है ना। अब करके देखो, पहले सबसे पहले देखो इनिशियल रेशियो ऑफ मिल्क और वाटर का आपको कितना दिया हुआ है, 5 और 2 है ना, सिंपल। मिल्क एंड वाटर 40% ऑफ मिल्क, ठीक है, वाटर 40% ऑफ मिल्क, ये 5x है, ये कितना है मेरे पास 2x है ना। तो ये आप इसमें से 10.5z रिमूव, जो भी आप क्वांटिटी रिमूव कर रहे हो, तो भाई ये भी तो 5 और 2 की में डिवाइड होगी ना, यानी ये 10.5z इज इक्वल टू 7x तो आएगा। ये 7 इसी 5 और 2 की रेशो में, तो ये मेरे पास कैंसिल आउट होंगे। तो बस ये तो करके दिखा रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, बाकी तो सिंपल है ना, 7.5 और 10.5z को 5 और 2 की रेशो में मुझे डिवाइड करना था। इनिशियल क्वांटिटी मैंने 5 और 2x मैंने मान ली, तो 10.5z अगर है 2 और 5 यानी 7 15 15 15 पंजे 75 है ना, तो यहां से तो 7.5z रिमूव हुआ और यहां से मेरे पास z रिमूव। ठीक है, तो अब मेरे पास फाइनल रेशियो क्या निकल कर है, फिर आपने YML पानी भी तो ऐड किया है ना, फाइनल आप रेशियो देख लो भाई। इनिशियल मिल्क ये था 5x माइनस 7.5z, सिंपल। मिल्क तो ऐड नहीं किया। नेक्स्ट आओ, वाटर कितना था, दिस इज 2x माइनस जेड प्लस वाई। अब जो मेरे पास रेशियो आया है, सच दैट मिल्क बिकम्स ट्वाइस ऑफ वाटर, तो भाई ये 2 है, ये मेरे पास 1 है ना। और तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता ना भाई, और क्या क्या मुझे दिया होगा, ये तो दिया होगा। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर इनिशियल 5 और 2 की रेशियो में 10.5z जो भी आप निकालोगे दैट विल आल्सो रिमूव्ड, है ना, इन द सेम रेशियो 5 और 2। तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज 5x माइनस 7.5z, सिर्फ कैलकुलेशन कर रहा हूँ और कुछ नहीं। दिस इज 4x माइनस 2z प्लस 2y। ठीक है, और x तक अगर आप पहुंचोगे, x क्यों निकाल रहा हूँ, है ना, x इसलिए निकाल रहा हूँ, इनिशियल 5x और 2x माना था। ठीक है, x की वैल्यू आपके पास निकल जाएगी माइनस का, और ये
देखो 7.5 जेड माइनस का जेड नहीं, यहाँ पर 3 जेड आएगा भाई, 7 और 3 10 10.5 होगा तो यहाँ पर 3 जेड आ जाएगा, और 2 जेड की जगह यहाँ पर आ जाएगा 6 जेड, है ना, थोड़ा सा चेंज कर लेना, दिस इज 6 जेड। एक्स की वैल्यू कितनी है 7.5 और 6, दिस इज 1.5 जेड प्लस 2 एक्स निकल कर आ गया। अब यही तो निकाल सकता हूँ, एक्स वाई में कोई रिलेशन में कैसे पता लगा पाऊंगा भाई, मेरे को तो इस वेरिएबल में तो निकलेगा, बट अब निकालना क्या है वो आप देखो ना, दैट्स व्हाई दैट इज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन यार, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। फाइंड द इनिशियल अमाउंट ऑफ वाटर इन द वेसल, भाई एक्स की वैल्यू ये है, आपको 2x की वैल्यू तो निकालनी है, मल्टीप्लाइड बाय 2, इतना ही तो कर सकता हूँ, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा व्हाट इट गिव्स मी, दिस इज 3z प्लस 4y, है ना। सेकंड क्वांटिटी देखो, फाइंड द वैल्यू 4y, ऑब्वियस सी बात है, दिस इज 4y प्लस समथिंग, सेकंड इज 4y, अगेन नेगेटिव पॉजिटिव का कोई पंगा नहीं है, चाहे पॉइंट्स में हो कुछ भी, भाई 4y से तो ये 4y प्लस 3z बड़ा होगा ना, कोई सब्ट्रैक्ट तो कर नहीं रहे भाई, पानी जो डालोगे वो नेगेटिव क्वांटिटी तो नहीं होगी, है ना, दैट इज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ठीक है, दैट मींस क्वांटिटी 1 अगेन इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2 इज योर करेक्ट आंसर, समझ रहे हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि क्वांटिटी कंपैरिजन वाले ये जो 2-3 क्वेश्चन है 16 17 18 से लेके, दैट इज अ सुपर ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ठीक है मेरे भाई। चलो अगेन आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, है ना। चलो नेक्स्ट आ जाओ मेरे भाई, सेलिंग प्राइस ऑफ पी इज जेड लेस देन दैट ऑफ क्यू एंड द मार्क प्राइस इन द रेशियो ऑफ इतना, मार्क प्राइस ऑफ क्यू 80%, भाई पहले ना आप ऐसा करो, इसे लिखो सीपी, यहाँ पर आएगा एसपी और दिस इज द एमआरपी, है ना, किस किस का है, ये आर्टिकल पी एंड ये आर्टिकल पी, जो जो बोल रहा है वो लिखते चलो। मार्क्ड प्राइस आर इन 2:3 रेशियो, किसका, सेलिंग प्राइस ऑफ पी इज कितना एंड देयर मार्क प्राइस इन 2:3 रेस्पेक्टिवली, ठीक है, अगर ये 2x है समझना, तो ये पोर्शन कितना होगा 3x होगा, ठीक है। मार्क्ड प्राइस ऑफ Q इज 80% मोर देन द सेलिंग प्राइस ऑफ P, 80% मोर देन द सेलिंग प्राइस ऑफ P, मार्क प्राइस ऑफ Q नहीं, मार्क प्राइस ऑफ Q ये 80% ज्यादा होगा सेलिंग प्राइस ऑफ P, तो आप ऐसा करो, है ना, अब रेशियो आप चेंज कर लो मेरे भाई, समझ रहे हो, इसे आप हटा दो, अब आप रेशियो चेंज करो भाई, 80% ज्यादा यानी सेलिंग प्राइस अगर मैं इसका 5x मान लेता हूँ, इसका 80% ज्यादा करोगे तो ये तो अगेन 9x, ठीक है। अब इन दोनों के एमआरपी 2 और 3 की रेशियो में तो ये पोर्शन कितना आ जाएगा 6x, क्या यहां तक कोई दिक्कत है, सिर्फ रेशियो ही मैंने सेट किया है ना, और कुछ नहीं किया, और क्या था, सेलिंग प्राइस ऑफ पी जेड लेस देन दैट ऑफ क्यू, भाई अगर ये 5x है तो क्यू का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 5x प्लस जेड, ठीक है कहानी, ठीक है। अब क्यू को आपने जो बेचा है वो वाई के डिस्काउंट पे बेच दिया, ठीक है, एक चीज तो ये मिली, क्यू को जो आपने बेचा वो वाई के डिस्काउंट पे बेचा, यानी इन दोनों का गैप तो वाई आएगा, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द मार्क प्राइस ऑफ पी एंड सेलिंग प्राइस ऑफ क्यू 0.5, अब आपको समझना है, रिलेशन मांग रहा है जेड और वाई, देखो जेड और वाई का ये तो मुझे एक पंगा पता चला कि इन दोनों का गैप, भाई वाई रुपीज में बेच रहा हूं ना, इसमें से एमआरपी में से अगर मैं वाई घटा दूंगा तो 5x प्लस जेड तक पहुंच जाऊंगा, तो ये जेड भी एक वेरिएबल है, वाई भी एक वेरिएबल है, और एक्स भी एक वेरिएबल आ गया, बट यहां से तो मुझे पता लग रहा है ना कि डिफरेंस बिटवीन द मार्क प्राइस ऑफ पी, मार्क प्राइस ऑफ पी कितना है, दिस इज 6x, एंड सेलिंग प्राइस ऑफ क्यू, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ क्यू, ये वाला पोर्शन, इन दोनों का जो गैप है वो 0.5 जेड आपको, समझ रहे हो, तो इसका मतलब क्या होगा कि x और z में रिलेशन निकल आएगा, है ना, यहां से जब x z में रिलेशन निकल आएगा तो y में और आपका z में भी यहाँ पर रिलेशन निकल कर आ जाएगा, ठीक है, दैट इज अ सुपर ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ठीक है। तो आप समझना, इसमें समझने वाली बात कहती है दिस द डिफरेंस बिटवीन द मार्क प्राइस ऑफ पी एंड सेलिंग प्राइस ऑफ पी, है ना, आपको ये नहीं पता कि इसका मार्क प्राइस आपका ज्यादा भी हो सकता है और आपका यहाँ पर क्या हो सकता है कम भी हो सकता है, ये नहीं पता आपको, दोनों केस लेके चलने पड़ेंगे, देखो पहला तो ये लिख लिया मैंने कि इसका एमआरपी ज्यादा, अगर इसको माइनस करता हूं तो 6x माइनस 5x माइनस जेड, इसकी जो वैल्यू आएगी दिस इज 0.5 जेड, x की जो वैल्यू निकल कर आ जाती है यहाँ पर 1.5 जेड आ जाती है, एक तो ये कहानी क्लियर। सेकंड, अगर इसका सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा इससे, दिस इज 5x प्लस जेड माइनस 6x इज इक्वल टू 0.5 जेड, अब आप देखो दिस इज जेड माइनस एक्स इक्वल टू 0.5 जेड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 0.5 जेड, दो वैल्यू निकल कर आ गई आपके पास एक्स की,
अब आप भाई यहाँ से देखो ना कि 9x MRP था, इसमें से y का डिस्काउंट दिया तो ये 5x प्लस जेड निकल कर आया फाइनली, है ना। एक रिलेशन निकल कर आया क्या कि भाई एमआरपी में से मैंने ये सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास 5x प्लस जेड निकल कर आया। व्हाट इज, है ना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू अगर आप देखोगे, है ना, तो 9x में से 5x गया, दिस इज 4x, और z मेरे पास इधर आ गया, दिस इज माइनस का। ठीक है, ये तो रिलेशन बना y इक्वल टू 4x माइनस जेड। अब अगर x को आप x को 1.5 जेड पुट करते हो तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1.5 जेड मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस जेड। सो y हमेशा मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। 15 चौक 5, 6 जेड माइनस 6, दिस इज इक्वल टू 5 जेड। आप अगर थोड़ा सा देखते, है ना, क्या हो सकता है, दिस 4x माइनस जेड कर रही हूँ, नेगेटिव आने का कोई पंगा नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है y तो z से बड़ा ही होगा, है ना। बट y z के इक्वल भी तो आ सकता है, ये थोड़ा सा आपको पॉइंट देखना था, जल्दबाजी मत कर देना। y इक्वल टू 4x माइनस जेड अगर आ गया, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ z में, तो भाई y तो मेरे पास z से बड़ा ही होगा ना, है ना। ये तो समझ में आता है, बट इक्वल भी आ सकता है, लेस तो होगा नहीं, इतना तो मुझे पता चला। ठीक है, चलो ये एक सिनारियो बना। अगर x मेरे पास 0.5 जेड है, ये समझने वाली बात थी, अगर x को मैंने 0.5 जेड रख दिया, 4 मल्टीप्लाई 0.5 जेड माइनस जेड आ जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, दिस इज 2 जेड माइनस जेड। दैट इज अ सुपर ब्यूटीफुल क्वेश्चन, y इक्वल टू जेड। एक बार y इक्वल टू 5 जेड, तो क्या निकल कर आ रहा है भाई, y या तो बराबर होगा जेड के, या वही जेड के इक्वल होना चाहिए। नहीं, ये वाला नहीं, y यानी z इज लेस देन एंड इक्वल टू y, z इज लेस देन इक्वल टू y, d इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो मेरे भाई ये जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं ना आपको 15 से लेकर 15, दैट इज अगेन सुपर ब्यूटीफुल। 16 15 16, हाँ जो भी है 16 क्वांटिटी वाले, 16 17 18 और 19, है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपको मेरे को रिवाइज कराना था कि भाई क्वांटिटी कंपैरिजन में जो वेरिएबल्स वाला सीन होता है, आप उसको कैसे डील करोगे, है ना। ऐसे तो हम हर सेशन में मैं ऐसे क्वेश्चन रखते ही रखता हूँ, बट अभी बिल्कुल एग्जाम आपके पास है 1 तारीख को, 2-3 क्वेश्चन ऐसे रख दिए क्वांटिटी का, 110% बहुत चांसेस होते हैं, लास्ट ईयर भी आता है, हर साल आपको मिलेगा ही मिलेगा ना क्वांटिटी कंपैरिजन में वेरिएबल्स वाले। ठीक है, ये आप थोड़ा सा ध्यान जानिए। ठीक है मेरे भाई, चलो तो अर्थमेटिक अपने हो गए, है ना। अब हम लोग आगे मूव करते हैं आपके केसलेट्स पे, है ना, और आपके डीआई पे, और आपके जो भी बचे होंगे नंबर सीरीज, है ना, और आपका जो भी सिंप्लीफिकेशन है उस पे हम लोग आगे मूव करते हैं। ठीक है, चलो तो भाई यहाँ से अब आपके केसलेट और दो, एक सेट आपका केसलेट है, फिर 2 डीआई है ना, कुछ नंबर्स आपके सीरीज है, और 1-2 आपके साथ सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन होंगे, है ना। चलो अब देखो देखो इस सेट में जब आप एंटर करोगे ना, तो देखने में ना बहुत अच्छा लगेगा आपको, बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, है ना। बट क्या है, जब इसमें एंटर करोगे सिंपल ना आपके रेशियोज बनते चले जाएंगे, आप इसको आराम से डील कर सकते हो। बट समस्या यही होती है यार कि ना फर्स्ट फर्स्ट अगर मैं टाइम उसको देख रहा हूँ तो डिफिकल्ट लगेगा, तो बट बताएगा कौन कि यार ये इजी है ना, तो आपको ना एंटर करके देखना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो भाई है ना, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं, जो जो इन्फॉर्मेशन है एक बार देख लेंगे। द कैट 2025 कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शन पीक्यू एंड आर, द डाटा गिवन बिलो शोज द स्कोर ऑफ 3 एस्पिरेंट्स अरुण, कबीर एंड नैंसी इन कैट 2025। ठीक है, तो देखो अपने को वाइफरकेशन का तो पता चल गया ना कि भाई 3 टाइप का वाइफरकेशन है, 3 टाइप मतलब 3 वाइफरकेशन है, अरुण का, कबीर का और एक नैंसी का। अपना टारगेट यही है कि तीनों के अगर स्कोर्स निकलेंगे तो किस सेक्शन में कितना कितना स्कोर है, टोटल कितना कितना इनका दिया हुआ है। ठीक है, तेरा सेक्शन भाई पी, सेक्शन क्यू और सेक्शन आर का यहाँ पर आप बना लो। ठीक है, और इधर आप यहाँ पर लिख देना टोटल। ठीक है, लास्ट में मैं लिख रहा हूँ आपका टोटल। अब आप देखो यहाँ पर, है ना, पहला आप देखो अरुण के लिए दिया है, स्कोर इन पी इज 2z विच इज 30। एक सेकंड रुकना मेरे भाई, 1 मिनट होल्ड पे रहना। ठीक है, चलो भाई, थैंक्स फॉर द वेट।
हाँ, तो अरुण का अगर आप देखोगे तो स्कोर ऑफ अरुण इन सेक्शन पी वो आपको 2Z दे दिया है ना, विच इज 33.33% एज दैट इन क्यू। तो सिंपल है भाई, पी का और क्यू का है ना, पी का अगर 1 यूनिट है ना, तो क्यू का मेरे पास कितना यूनिट हो जाएगा, 3 यूनिट। तो जो जो ग्रिड्स में आपके वैल्यूज दी हुई है ना, वेरिएबल्स में आप लिखते चले जाओ ना। अगर मैं यहाँ पर देखूं अरुण का 2Z है तो सेम सेक्शन में है ना, आई मीन अगर 2Z है तो सेक्शन क्यू में इसका थ्राइस हो जाएगा, दिस इज 6Z, ठीक है। और इसका स्कोर आर में दिया हुआ है वाई, तो सिंपल आर है। और इसका जो ओवरऑल स्कोर दिया हुआ है आपका दिया हुआ है 6M दिया हुआ है, ठीक है। आप खुद देखो जेड यानी ये 1 और 3 के रेशो में, ये वाई एक वेरिएबल है और 6M आपका एक अलग वेरिएबल दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, स्कोर इन पी इज वाई मोर देन दैट इन क्यू। पी और क्यू में जो डिफरेंस है वो आपका वाई का दिया हुआ है। रिस्पेक्टिव रेशो ऑफ आर एंड क्यू इज 6 and 5। अब देखो आर और क्यू का यहाँ पर रेशो दे दिया आपको है ना, और एक गैप यहाँ पर वाई दे दिया, यानी पी और क्यू का, कबीर का वाई का गैप आपका दिया हुआ है, ठीक है। एक कनेक्शन यहाँ पर मिल रहा है, क्या मिल रहा है भाई, वाई तो मेरे पास यहाँ भी सेम है और यहाँ पर भी सेम है, ठीक है जी। अब डिफरेंस बिटवीन द स्कोर इन पी एंड क्यू इज सेम एज एवरेज ओवरऑल स्कोर ऑफ अरुण, दैट इज अ ब्यूटीफुल इंफॉर्मेशन। कैसे ब्यूटीफुल है, आप खुद देखो भाई, पी और क्यू का जो गैप है कबीर का, वो तो ऑलरेडी वाई दिया हुआ है ना आपको। भाई पी का स्कोर है ना, वाई ज्यादा है किससे, सेक्शन क्यू से, और रेस्पेक्टिव आर और क्यू का 6-5 है। डिफरेंस बिटवीन स्कोर ऑफ पी एंड क्यू कबीर का, वो तो वाई दिया हुआ है, सेम एज एवरेज ओवरऑल स्कोर ऑफ अरुण। तो यहां से देखो आपको क्या कनेक्शन मिला, एवरेज ओवरऑल स्कोर ऑफ अरुण। अरुण का अगर स्कोर 6M है, इसका अगर आप एवरेज निकालोगे तो डिवाइड बाय 3। इसका मतलब भाई एक वैल्यू पता चल गई ना कि वाई और एम का तो पंगा खत्म हो गया, जहां जहां वाई है आप उसको 2M लिख सकते हो, ठीक है। ये यहाँ पर समस्या का समाधान यहाँ पर मिला। अब आप खुद देखो, अगर मैं इस वाले सेक्शन की बात करूंगा कि y का जो कनेक्शन है वो आपका 2M दे दिया है ना, यहां से y को आप रिप्लेस कर लो m से, या m को आप रिप्लेस कर सकते हो किससे, y से, ठीक है। अब आप खुद देखोगे कि अगर y 2M है तो 6M की वैल्यू किसके इक्वल निकल कर आ गई मेरे पास भाई, 3y के इक्वल आ गई। इसका मतलब अगर अरुण का स्कोर सेक्शन आर में आपको y दिया हुआ है और टोटल अरुण का स्कोर 3y है, तो सेक्शन P प्लस क्यू में उसका जो स्कोर रहा होगा दैट मस्ट बी 2y। सिंपल है, सेक्शन R में y है, मैंने क्या किया, y इज इक्वल टू 2M दिया हुआ था है ना। अब कनेक्शन देखा भाई, अरुण का जो स्कोर है z 2z 6z y और ये 6M दिया हुआ, तो भाई 6M की वैल्यू निकालो ना। 6M की वैल्यू कितनी है, 3y, और उनका टोटल स्कोर 3y है। एक सेक्शन में आर में उसका वाई दिया हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है बचे हुए 2 सेक्शन में कितना होगा, इसका स्कोर 2y होगा। अब 2y और z का यहाँ कनेक्शन दिया हुआ है, यानी 2z प्लस 6z इज इक्वल टू 2y। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 4z, और y अगेन इज इक्वल टू 2m। तो ऑब्वियस सी बात है दिस इज 2m इक्वल टू, है ना, किसके इक्वल आ जाएगा, 4z के। m की जो वैल्यू निकल कर आ जाएगी 2z निकल कर आ जाएगी, ठीक है। तो अपने को z y और m में यहाँ पर रेशियो मिल गया। अब मैं समझता हूँ इस पूरे सेट में आपका कुछ भी नहीं, ठीक है। तो आप चाहो तो सारा का सारा डाटा ना, आप देखो m इक्वल टू 2z है, y इक्वल टू 4 है, तो सारा का सारा डाटा आप किस में रिप्लेस कर लीजिए, आप z में रिप्लेस कर लीजिए मेरे भाई। ये एक इंपॉर्टेंट था इस वाले सेट के अंदर, ठीक है। अब 2z y को मैं यहाँ पर 4z लिख रहा हूँ है ना, और 6m को जो भी सम निकल कर आएगा ट्वाइस कर दिया, यानी 12 निकल कर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 4z आ जाएगा, 6 4 2 तो 12, ये आ गया भाई मेरे पास 12z, ठीक है। अब z y और m सारा अपने पास खत्म हो गया, एक वेरिएबल में मेरे पास आ गया। अब आप देख लो भाई स्कोर और क्या क्या दिया हुआ है। If he secured Z marks less in section P, then score in P is twice as that of Arun's score in section R. भाई पी जो भी ओरिजिनल स्कोर था कबीर का वो तो नहीं पता, वो कह रहा है अगर उसके जेड मार्क्स कम आएंगे तो पी माइनस जेड है, वो वाला जो स्कोर हो जाएगा ट्वाइस हो जाएगा अरुण का, कौन से सेक्शन में, सेक्शन आर में आ जाएगा, यानी ट्वाइस ऑफ 4z। तो कबीर का जो ओरिजिनल स्कोर रहा होगा वो 8z प्लस जेड किसके इक्वल आ गया, 9z के। ये भी एक ऐसी इंफॉर्मेशन है, यानी मतलब ये जो सेंटेंस है, ये जो जो है ना, जो आपसे पूछना, ये भी कई बार आपने बहुत सारे केसलेट में किया होगा, अगर ये लेस कर देते हैं तो रेशो निकल कर आ गया। तो भाई सिंपल है, ये 8z, 8z में आपको z ऐड कर देना, इसे भी लिखने की जरूरत नहीं। तो कबीर का स्कोर कितना हो गया, 9z, ठीक है। अब कबीर का सेक्शन पी और वाई में जो डिफरेंस आपका वाई दिया हुआ था, भाई वाई का मतलब क्या है, वाई की वैल्यू तो 4z है ना। इसका मतलब आप इसमें से 4z घटाओगे तो मैं सीधा लिख रहा हूँ, ये कितना हो जाएगा, 5z। कबीर का अगर आप रेशो देखोगे तो आर और क्यू का इसने यहाँ पर 6 और 5 आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो 5 यहाँ पर है तो 6 यहाँ पर, अगर ये 5z होगा तो भाई ये यहाँ पर 6z हो जाएगा, सिंपल है ना। सारा रेशो आ गया आपके पास। अब नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द स्कोर ऑफ
स्कोर इन सेक्शन क्यू एंड आर इज m-15। m को फिर से रिप्लेस करो, दिस इज 2z-15। ठीक है, सीधा सीधा लिख लो, दिस इज 2z-15। और आर में जो इसका स्कोर दिया हुआ आपका वो 75 दिया हुआ मेरे भाई। और वाइल स्कोर इन पी इज 2.5m, 2.5m को फिर से आप उसको जेड में रिप्लेस करो, यानी 2z, यानी 5z लेस होगा किससे, कौन से सेक्शन में, नेंसी का बात कर रहा है, सेक्शन पी में 5z कम है, कबीर इन द सेम सेक्शन। अब कबीर का तो 9z है ना, उसमें से अगर आप 5z घटा दोगे तो ये वाला पोर्शन तो 9z निकल 4z निकल कर आ जाएगा। क्लियर है कहानी, है ना। तो मैं ये वाला पोर्शन थोड़ा सा रब कर रहा हूँ, है ना, ताकि क्या है कि अपने को थोड़ा सा स्पेस मिल जाए भाई सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब देखो सारी कहानी आपके पास जेड में आ गई। देखने में तो ऐसा लग रहा था कि जेड वाई और एम इतने सारे वेरिएबल्स हैं, जब आप एंटर करोगे तो इजीली ये आपके सॉल्व हो जाएंगे। इजी तो नहीं है ना, टाइम लिमिट भी होती है अपने पास, तो उसके हिसाब से बात करो, मॉडरेट में काउंट हो जाएगा आपका। ओवरऑल स्कोर ऑफ अरुण, ओवरऑल स्कोर ऑफ नैन्सी इज 2y/3। अगेन y इक्वल टू 4z है ना, तो दिस इज 4z/3। अब एवरेज दिया हुआ है तो भाई इसको 3 से आपको मल्टीप्लाई करने वाले, कैंसिल आउट, यानी तीनों सेक्शन का जो सम आया नैन्सी का वो 8z आ जाएगा। अब 8z कैसे आया होगा भाई, 4z है ना, सिंपल सिर्फ इन सबको ऐड कर रहा हूँ, 4z प्लस 2z माइनस 15 प्लस 75 इज इक्वल टू 8z। ठीक है, 6z तो इधर से आया, 8z ये सिर्फ कैलकुलेशन कर रहा हूँ, यानी ये 6z और 8z, 8z माइनस 6z, 75 में से मेरे पास क्या निकल कर आ गया भाई, 15 निकाल दिया तो 60 बचा हुआ। 2z की वैल्यू मेरे पास 60 है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है z की जो वैल्यू आ जाएगी 30। अब आप ध्यान रखना, वेरिएबल अगर ये पूछता है तो हम लोग निकाल सकते हैं, y का आप इसका डबल कर दो, है ना, आई मीन m की जो वैल्यू थी इसका डबल किया 60, y की जो वैल्यू आ गई वो 60 का डबल आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 120। तो z y और m का जो रेशो था, z m और y का, वो 30 है ना, 30 60 और 120, सारे स्कोर निकल जाएंगे मेरे भाई, है ना। ठीक है, जेड की वैल्यू पुट करते चले जाओ बस भाई, 2 6 और 4, 2 6 और 4, 9 5 और 6, 2 6 और 4, 9 5 और 6, पहले पे 2 यानी इसका क्या 60, 2 यानी 6 टाइम्स ऑफ 30, 6 टाइम्स ऑफ 30, इसको ना थोड़ा सा डिफरेंट पेन से लिख लो ताकि क्या है कि थोड़ा सा विजिबल रहे। इसको देख ले मेरे भाई, कितना था, ये आ गया 60, और ये बस 30 से मल्टीप्लाई किया, दिस इज 180, और 3 चौक 12 120, 300, ये पोर्शन आ गया 12 3 36, ठीक है जी 360, 9 टाइम्स यानी 9 3 27, 270, ये 5 और 6 के रेशो में था, 150 ये आ जाएगा, और ये मेरे पास कितना आ जाएगा 118। ठीक है, इसे आप देख लो, नैन्सी का 4 12 120 तो इधर आ जाएगा, 75 ये ऑलरेडी है, 2z यानी 60 में से 15 गया तो 45 आ जाएगा। ठीक, अब आपका सारा सेट आपका सॉल्व हो गया मेरे भाई। यहाँ पर कितना था, यहाँ पर तो 45 था, इसे आप 120 कर लो, जो भी आप इसको ऐड कर लेना, है ना, 18 5 33, ये तो आ गया मेरे पास भाई 600, 33 और 27 कितना हो गया 600, और 7 5 12, है ना, 7 4 11 5 120 यानी 240। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको ना बार बार ना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल ना हो, क्योंकि मैं स्लाइड चेंज करूंगा। ठीक है, अब देखो इस सेट में अब कुछ नहीं है, 5 क्वेश्चन थे, है ना, इतनी मेहनत आपने कर ली, तो बस क्वेश्चन क्या है, इसका एक आधा क्वेश्चन आपका अच्छा होगा, है ना, जो मैंने जानबूझ के रखा है। ठीक है, अदरवाइज पूरे स्ट्रेट क्वेश्चन होंगे, इसमें इतना ज्यादा आपको एफर्ट लगाने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी इससे। ठीक है, अब देखो पहला भी अच्छा क्वेश्चन, फॉर कबीर द स्कोर ऑब्टेन्ड इन सेक्शन आर फ्रॉम इजी क्वेश्चन इज z+30। सबसे पहले भाई कबीर का आप देखो पी क्यू एंड आर का। ठीक है, कबीर का आप स्कोर देख लो कितना कितना दिया हुआ था, कबीर का था 270 150 और 180, 270 150 और 180, टोटल इसका 600। अब इसने वाइफर्केशन किया है कि सेक्शन आर में जो उसके इजी क्वेश्चन से जो उसका स्कोर रहा होगा, सेक्शन आर की वो बात कर रहा है, वो इतना रहा होगा z+30 में। ठीक है, वाइल ही सिक्योर्ड 40% ऑफ द टोटल score from moderate question, find the score obtained from easy question in section p and r आपका निकालना। अब आप खुद देखो, इसने ना इजी और मॉडरेट का आपको बाइफर्केशन दे दिया भाई, जो भी मार्क्स आए होंगे कुछ आपके इजी से आए होंगे, कुछ आपके मॉडरेट के आएंगे। मॉडरेट का तो भाई इसका 40% है, यानी 6 चौक 24 240, तो ऑब्वियस सी बात है इजी का कितना रहा होगा 360 रहा होगा, यानी 360 नंबर जो हैं इसके, वो आपके इजी और मॉडरेट से निकल कर आए, इजी क्वेश्चन से निकल कर आए होंगे। जो इजी क्वेश्चन आपके कौन कौन से, सेक्शन पी में भी इजी से स्कोर किया होगा, क्यू से भी इजी से स्कोर किया होगा, और इसने आर से भी इजी से स्कोर किया होगा। अब आर का तो इसने आपको स्कोर दे दिया ना कि
इजी क्वेश्चन का जेड है भाई, जेड हटाओ इसको, यानी जेड की वैल्यू कितनी थी 30 + 30, यानी इस तीनों सेक्शन में इजी 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 से बाइफरकेट किया है, यानी सिंपल है, इसके स्कोर 60 हो गया। तो P + Q में इजी क्वेश्चन से इसने कितना स्कोर किया होगा, 360 में से आपको सिर्फ 60 घटा देना था, आंसर आ जाएगा 300। दैट इज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल है, कुछ खास नहीं करना। दोबारा बता देता हूँ, देखो मॉडरेट का अपने को क्या करना है भाई, मॉडरेट हटाओ, 40% है मॉडरेट क्वेश्चन से इसने स्कोर किया, तो 60% ऑफ द स्कोर यानी 360 नंबर उसने इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट करके किया होगा। अब भाई इजी क्वेश्चन तो तीनों में होंगे ना, पी में भी होगा, क्यू में भी होगा, आर में भी होगा, और आर का जो स्कोर इसका दिया हुआ है वो तो इसने 60 नंबर ले लिया सेक्शन आर में से, इजी क्वेश्चन का इसका काम हो गया। बाकी के इसके मॉडरेट के होंगे जो भी होंगे, चाहो तो 180 में से, यानी 120 इसने मॉडरेट से लिया होगा। अब इन दोनों में से स्कोर जो रहा होगा इसका इजी से, वो तो सिंपल 300 रहा होगा ना मेरे भाई, क्योंकि टोटल 360 है, अगर इसमें से आप 60 घटा दोगे तो 300 मेरे पास बच जाए। क्लियर, चलो नेक्स्ट आ जाओ। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द स्कोर ऑफ अरुण एंड नैन्सी इन सेक्शन आर, नंबर उठाओ और कर दो। अरुण एंड नैन्सी इन सेक्शन आर, 120 और 75 का गैप कितना होता है भाई, 45 हो जाएगा। ठीक है, सेक्शन आर में अरुण का और नैन्सी का है ना 75, इन दोनों का गैप देखोगे तो दिस गैप इज इक्वल टू 45। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ। Again, this is a beautiful question. अब स्कोर ऑफ अरुण इन सेक्शन P 0.5Z मोर देन स्कोर ऑफ नैन्सी इन सेक्शन आर। अब देखो एक दूसरा स्टूडेंट है या दूसरा एस्पिरेंट है ना, उसकी बात हो रही है, तो वरुण का भी सेम उसके सेक्शंस रहे होंगे P, Q एंड R का। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन है, वरुण का स्कोर जो है 0.5Z ज्यादा है स्कोर ऑफ नैन्सी इन सेक्शन आर, तो स्कोर ऑफ नैन्सी इन सेक्शन आर देखो है ना, स्कोर ऑफ नैन्सी इन सेक्शन आर देखो, नैन्सी सेक्शन आर का स्कोर का 75 है ना, वरुण का 0.5Z ज्यादा, 0.5Z मतलब भाई कितना हो गया 15, 75 + 15 कितना हो जाएगा मेरे पास 90 हो जाएगा। क्या ये कहानी क्लियर होती है, यानी सेक्शन पी में उसका जो स्कोर है वो 90 निकल कर आ रहा है वरुण का, ये आ गया आपके पास 90। ठीक है, अब मैक्सिमम मार्क्स फॉर ईच सेक्शन इज इतना, एंड एग्रीगेट परसेंटेज स्कोर ऑफ अरुण एंड वरुण इज सेम। अब यहाँ पे आपकी कहानी खत्म हो गई, समझना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, देखो बात क्वेश्चन करने की, उसने बोला है कि हर सेक्शन का मैक्सिमम मार्क्स सेम है ना। अब ये 2.5y दिया है, आप इसको न्यूमेरिकल वैल्यू निकालो या मत निकालो तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना, फर्क तो तब पड़ता जब जब वरुण का परसेंटेज को डिफरेंट दिया होता। भाई कितना भी आ रहा होगा, अगर मैं यहाँ पे आपको एक नया वेरिएबल भी दे देते ना, कि भाई मान लो देते ये ए है, ये ए है और ये है, अब आप ए कहते ए तो कहीं पे हमने सॉल्व भी नहीं किया, अब जो भी परसेंटेज आ रहा होगा अरुण का है ना, वो सेम है एज दैट ऑफ वरुण, तो क्या ही फर्क पड़ेगा यार, इस टोटल में से आप जो भी अरुण का ऑब्टेन्ड स्कोर रहा होगा मल्टीप्लाई बाय 100 है ना, अभी इसी टोटल में से जो भी वरुण का स्कोर रहा होगा दैट इज मल्टीप्लाई बाय 100, दैट शुड बी द सेम। इसका मतलब क्या है, वरुण का भी जो स्कोर रहा होगा दैट शुड बी 360। समझ रहे हो, आप समझो भाई, जो भी टोटल रहा होगा उसका आप मान लो 50% निकाल है ना, तो वो मेरे पास स्कोर निकल कर आया अरुण का, लाइक 360 है। अब वरुण का भी तो सेम ही रहेगा, यानी एग्रीगेट परसेंटेज सेम है ना, तो ये भी तो टोटल का, यानी इसका भी तो 50% निकालोगे, अब किसका 50% निकाल रहे हो या किसका 60% निकाल रहे हो, वो तो फर्क ही नहीं पड़ रहा ना। कहने का मतलब है अरुण का और वरुण का टोटल स्कोर ही सेम है यहाँ पर, इसे कैलकुलेट करने की बात ही नहीं, जो 2.5y को क्या ही कैलकुलेट करोगे, करके करोगे है ना, 2.5y उसको करो, फिर अरुण का परसेंटेज निकालो, अच्छा इतना परसेंटेज है, फिर उतना ही परसेंटेज आप उस वैल्यू का निकालो, दैट इज द सेम थिंग। तो क्वेश्चन का मतलब ये था कि इसमें काम नहीं करना था ना, इसमें तो आप ये देखने थे कि अगर आप इसको निकाल रहे हो तो ये फिर आपकी थोड़ी सी ना, आपको लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है, आपने ढंग से नहीं पढ़ी होगी इन्फॉर्मेशन, यही मतलब हुआ ना इसका, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 2.5 दे या ना दे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर एग्रीगेट परसेंटेज भी वो सेम बोल देता और तीनों सेक्शन के आपके पास मार्क्स सेम है तब भी मेरे पास काम चल रहा है ना। तो इसका मतलब अरुण और वरुण का टोटल स्कोर आपको सेम दिया हुआ है, अरुण का टोटल स्कोर देख लो भाई 360 है, अगर अरुण का 360 स्कोर है तो ऑब्वियस सी बात है वरुण का भी आपके पास 360 रहा टोटल। ठीक है, फाइंड द कंबाइंड स्कोर ऑफ वरुण सेक्शन क्यू एंड आर, भाई सिंपल है, वरुण का तो सेक्शन क्यू और आर में मांग रहे हैं, दोनों का कंबाइंड, भाई 90 इसमें, 90 से 360 घटा दो है ना, 360 में से 90 घटा दो तो वरुण का तो स्कोर आ गया 270 है ना। और किसका चाहिए, कबीर इन सेक्शन पी, कबीर इन सेक्शन पी आप निकाल लो मेरे भाई है ना, कबीर का सेक्शन पी में दिस इज 270। आई होप दिस इज क्लियर। तो 270 ये और प्लस 270 ये, इन दोनों का सम मेरे से मांग रहा था, दैट इज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, 540 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा है ना मेरे भाई।
चलो तो नेक्स्ट आ जाओ। फाइंड द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द कंबाइंड स्कोर ऑफ अरुण एंड नैन्सी इन क्यू एंड नैन्सी इन पी। अरुण एंड नैन्सी इन क्यू, है ना, अरुण एंड नैन्सी इन क्यू। देखो अरुण और, नहीं अरुण, एक मिनट और चेक करो भाई क्या क्या दिया हुआ है। अरुण और कबीर क्यू में है, नैन्सी का पी में है। अरुण और कबीर का क्यू में, देखो अरुण और कबीर का क्यू में अगर आप देखोगे 180 प्लस 150, है ना, 8 5 13, ये तो आ गया मेरे पास 330, है ना, 8 5 13, ठीक है जी 330। और नैन्सी का सेक्शन पी में आपको दिया हुआ है 120, तो 330 और 120 का एक्चुअली में सिंपल सा ये आपसे रेशियो मांगा, ठीक है, क्लियर है। दिस इज 330 और दिस इज 120, कैंसिल आउट कर दो, 3 का 11 टाइम, 3 का 4 टाइम, 11 4 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक। चलो नेक्स्ट और नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, है ना, अब जेड वाई और एम से ही बात करेगा भाई। जेड जो था जेड ओवर वाई माइनस एम मुझे दिया हुआ क्या 1/2 है, ठीक है, वैल्यू से कर लो या तो रेशियो आपने निकाली रखी है भाई। 60 ये था, 120 ये आया था, 60 ये आया, ठीक है, 30 ये है ना, तो 30 over 60 अगेन 1/2 आ रहा है भाई, करेक्ट है ना, फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट आ गया। ओवरऑल स्कोर ऑफ अरुण इन सेक्शन आर एंड नैन्सी इन पी सेम, नहीं, स्कोर ऑफ अरुण इन आर और नैन्सी का पी में देख लो, अरुण का आर में देख लो और नैन्सी का आप पी में देख लो भाई। ये रहा अरुण, इसका स्कोर आर में तो 120 है, नैन्सी का सेक्शन पी में भी आपके पास कितना दिया हुआ है 120 आपके पास, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है मेरे भाई, ठीक है। ओवरऑल स्कोर ऑफ नैन्सी ये तो आपने अभी भी देखा 240 आ रहा है, आई थिंक कितना था 120 था, 45 था और 75 था, 7 4 11 12, ठीक है 240 है, ये वाली आपके पास क्या हो जाएगी इनकरेक्ट, ठीक है मेरे भाई। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, है ना, जैसे आपने देखा कि भाई एंटर करे सेट में तो सारी रेशियोज एक साथ निकलती चली गई, ठीक है। चलो आई होप आप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, फिर भी देखो कोई कंफ्यूजन आती है तो आप इसका भाई वीडियो सोल्यूशन देख लेना, ठीक है। चलो तो मेरे भाई नेक्स्ट आ जाओ। अब देखो यहाँ से आपके सिर्फ सिंप्लीफिकेशन के 2-3 क्वेश्चन है ना, आप जल्दी जल्दी इसको करते हैं। देखो 125% कितना हुआ भाई 5/4, 5/4 ऑफ 48, ठीक है, माइनस, अब देखो 6.25% है, इसे तो हाथ के हाथ कैलकुलेट करो यार, इसको 12 पंजे 60, 60 तो ये आ गया, ठीक है। अब देखो 6.625, 25 का स्क्वायर यानी 2.5 है, यहाँ पर अंडर रूट दिया हुआ है, दिस इज अंडर रूट, 0.5 का मतलब है अंडर रूट दिया हुआ। अब 2.5% ऑफ 320 आपको निकालना है। अब 2.5% कितना होता है भाई 10/4 होता है ना, सिंपल है, 10/4 ऑफ 320, 4 8 32 यानी 800 आ जाएगा। 800% का मतलब कितना होता है, दिस इज 8, सिंपल 8 प्लस 20 टाइम्स ऑफ x, दिस इज इक्वल टू 200। अरे यार इसको 8 की जगह 10 ले लो तब भी क्या ही फर्क पड़ेगा, 20x इक्वल टू कितना आया 200, 210 में से अगर आपको 50 घटाना है तो 160 आएगा, 20x इक्वल टू 160 आ रहा है, तो x की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी 8, ठीक है। इसमें तो आई थिंक कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। अंडर रूट दिया हुआ है, अंडर रूट देखो 25% ऑफ 100, 25% ऑफ 100 कितना होता है भाई 25 ही होता है, 25 का अंडर रूट कितना निकल कर आया 5 निकल कर आया, है ना, ये डिवाइड में इसको मल्टीप्लाई कर दो, नहीं अंडर रूट ऑफ 1729 का, सॉरी क्यूब रूट है डिवाइडेड बाय 4। अब देखो एक क्यूब रूट ऑफ 12, भाई 12 का क्यूब कितना होता है 1728 होता है, तो इसको 1728 ले लो, इसका मतलब क्या है 5 मल्टीप्लाई 12/4, 4 का कितना आ गया 3, 5 दिया, ये तो हो गया भाई मेरे पास 15, पूरा पोर्शन 15 आ गया। अब देखो परसेंटेज यहाँ काम आती है, दिस इज 1/12, 8.33% कितना होता है 1/12, 1/12 ऑफ x, तो 12 इंटू 15 180 आ गया, सिंपल 180 इसको, ठीक है। चलो तो भाई अब यहाँ से एक दो क्वेश्चन जो भी आपके नंबर सीरीज के मेरे भाई, ये आपकी मिसिंग वाली है ना, दिस इज 291 और 308 मिसिंग नहीं है, ये आपकी रॉन्ग है ना, दिस इज 345410 और 511 656 और 850 आपका। देखो भाई गैप ही देखोगे और क्या देखोगे भाई, 8 और 9 कितना हुआ, ये तो 17 आ गया मेरे भाई, 45 और 8, 5 इधर से चला गया, 3 दिस इज 37, इन दोनों का अगर देखूंगा मैं तो ये कितना आ रहा है 55 10 65, ठीक है। अब समझ में आ रहा है, देखो 4 स्क्वायर प्लस 1, अगला कितना है मेरे पास, दिस इज 6 स्क्वायर प्लस 1, नेक्स्ट इज दिस इज 8 स्क्वायर प्लस 1, है ना। बट ध्यान रखना ना, ये आप यहाँ पे मत डिसाइड कर लेना मेरे भाई कि इट इज अ सीरीज ऑफ इवन, है ना, आप समझना, हो सकता है कंपोजिट की भी हो, कंपोजिट कैसे, अब देखो 4 कंपोजिट नंबर है, अगला क्या होता है प्राइम नंबर, है ना, मान लो, है ना, फिर अगला 6 इवन नंबर होता है, फिर उससे अगला, है ना, अगला 6 मेरे पास क्या है कंपोजिट नंबर है, फिर 7 मेरे पास क्या आ जाता है प्राइम नंबर,
फिर 8 कंपोजिट नंबर आ जाता है, फिर अगेन 9 भी मेरे पास और 10 भी मेरे पास कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो इस चीज का अपने को आपको ध्यान रखना। अगर यहाँ पे 9² + 1 भी दे देता तो इतनी जल्दी आप डिसाइड नहीं करते कि ये रॉन्ग टर्म है, तो आपको बाकी टर्म्स चेक करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगला आप देखो भाई, अगला देखो 101 का ही गैप आ रहा है ना, ये तो सिंपल 101 का गैप है ना मेरे भाई, तो ये कितना सेटिस्फाई हो रहा है, 10² + 1 पे सेटिस्फाई हो रहा है ना। अगला आप देखोगे तो अगला होना चाहिए 12² + 1, 12² + 1 यानी 145 है ना, 511 तो है ही भाई, 11 में अगर मैं 45 ऐड कर दूंगा तो 56 देगा मेरे को, वो सही है, और 100 और ऐड कर दिया 650 60, अगला ही मेरे पास क्या होगा, गलत। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है भाई इस वाले गैप्स का थोड़ा सा ध्यान रखना। 4 6 और 8 एक ऐसा पेयर है जिसमें क्या ऑल्टरनेट पे आपके पास प्राइम नंबर्स भी आ रहे हैं और ऑल्टरनेट पे आपके पास है ना, आपके पास कंपोजिट नंबर भी मिल रहे हैं, तो इतनी जल्दी डिसाइड मत करना आप, पहले आप देख लेना भाई 4 6 और 8, अगला 9 तो नहीं है, अगला भाई 10 पे भी सेटिस्फाई हो रहा है, 12 पे भी यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है अगली जो टर्म है दैट इज रॉन्ग टर्म। 656 में अगर आप 197 ऐड करोगे है ना, तो 7 और 6 13, 9 5 14 और एक 15, 6 7 और एक 8, 853 आना चाहिए, जो यहाँ पर 850 आपको दिया, 850 इज राउंड। क्लियर, चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट कितना है, 3750, 3000, 2100, 1260 और 630 और x। देखो ये आधा हो रहा है, आधा यानी इसे 0.5 से मल्टीप्लाई किया होगा यानी 50% होगा। ठीक है, 3 7 21, ये कितना है 0.7 आपका दिया हुआ है। ठीक है, हो गया मेरे भाई, है ना। देखो 7 का मल्टीपल ले लो है ना, या 7 या 0.7 या 70% ले लो, आपकी चॉइस है। अगर ये 7 है, ये 0.6 है, तो क्या ये वाला फिर 0.6 होना चाहिए भाई, 7 6 5, ये फिर मेरे पास कितना होना चाहिए, दिस दैट मल्टीप्लाई बाय 0.8, 37.5%, नहीं 3750 का 80% निकालोगे 3000 भाई, इसको 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2100 आ रहा है, 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो भाई 21 इंटू 6 कितना होता है, 6 कम 6 6 2 126 सेटिस्फाई कर रहा है, फिर अगला जो होना चाहिए दैट मस्ट बी 0.4। 630 की मल्टीप्लीकेशन 4 से आपको करनी है, तो 6 चौक 24, तो ये आ गया 3 चौक 12 यानी 252 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलो, तो पैटर्न है, नॉर्मल है, बस इसमें कुछ समझाने वाली ऐसी कुछ खास बात नहीं है। देखो पहली सीरीज में मैंने आपको बताया था है ना, ये वाला था, इसमें एक पॉइंट था समझने वाला, तो वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब आप आ जाओ 112, 220, 316, 397 और 60, 500, 520। ठीक है, गैप देखो भाई कितने का है, 112, 212, अगेन दिस इज 108। ठीक है, इधर आप गैप देखोगे है ना, तो 220 320 96 का गैप आपको दिया हुआ है। फिर आप गैप देखोगे मेरे भाई, 16 अगर घटा दूंगा तो इसमें से 97 में से 16 घटाया तो 81 आया। ठीक है, फिर आप गैप देखोगे 60, 460, 60 इधर से ले लो, 3 इधर से ले लो, 63 आ जाएगा है ना। इधर से कितना आ रहा है, ये तो 40 आ रहा है। ठीक है, 40 आ रहा है यानी ऐड किया मैंने 40। ठीक है, इधर देखोगे तो 20 आ रहा है, बन रहा है कुछ, 12 के मल्टीपल नहीं बन रहे है ना। चलो ये गलत भी होगा, तो ये यहाँ पर तो 12 का गैप नहीं आ रहा ना। गैप देख लो, फिर गैप देखो भाई, इन दोनों का डिफरेंस 12 है, 12 है ना। इन दोनों का डिफरेंस देखोगे 81, ये 15 आ रहा है, हाँ हो गया भाई, होना तो चाहिए 67 17, इन दोनों का गैप आ रहा है 18। ठीक है, अगर इन दोनों का गैप 18 है तो इन दोनों का जो गैप होना चाहिए 21 होना चाहिए, फिर मेरे पास ये 24 होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये 21 18 मानी 18 माइनस कर रहे हो, समझ रहे हो, मतलब डिफरेंस से आप देख लेंगे, डिफरेंस देख लो भाई, 63 में से अगर मैं 21 माइनस करूंगा तो 42 आना चाहिए है ना, इसका मतलब ये 42 होना चाहिए, 460 में 42 ऐड किया तो 502 होना चाहिए। अगर ये 502 है ना, तो अगला जो होना चाहिए वो मेरे पास 18 होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। भाई मैंने क्या किया, 40 को 42 कर लिया ना, है ना, 2 इसको बढ़ा दिया, तो अगला जो होना चाहिए भाई इन दोनों का गैप, यानी इसमें से 24 आप ऐसे करो, कंफ्यूजन हो, सब्ट्रैक्ट वाला करो है ना। तो 42 में 24 गया 18, यानी 18 520 प्लस 502 प्लस 18 कितना हो गया 520। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था मेरे भाई, थोड़ा सा स्टक कर गए थे हम लोग स्टार्टिंग में कि हाँ भाई पैटर्न 12 का मल्टीपल नहीं होता। ठीक है भाई, डबल करके देख लो, इसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, तो अपने में गलत जो था 500 था, 500 इज
ठीक है मेरे भाई। चलो तो नेक्स्ट आ जाओ। अब देखो आपके 2 DI बचे हुए हैं, है ना, उनको एक में आपके 5 क्वेश्चन है, एक में आपके 6 क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो डाटा तो निकालना इसमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत बड़ी चीज नहीं, बस क्वेश्चन बार बार इसके क्या करता चला जाएगा, आपके डाटा चेंज करता चला जाएगा, कुछ ना कुछ चीज आपसे पूछता चला जाएगा, ठीक है। चलो तो मैं बस ये सजेस्ट करूंगा, पहले आप उसका डाटा निकाल के ना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि ना बार बार मुझे जब चेंज करना पड़ेगा तो आपको दिक्कत ना हो। The chart given below shows the number of males in 4 different towns. PQ and this table shows the difference between the male and female in each town. अब देखो मेल्स तो इसने डायरेक्टली दे दिए अपने को, है ना, ये डायरेक्टली नंबर्स नहीं आएंगे, नंबर्स मैंने इसलिए लिख दिया आपको ताकि जब आप देखोगे, है ना, तो आपको विजिबल हो जाए, ठीक है। डिफरेंस दिया हुआ मेल और फीमेल का, बट आप नोट में देखोगे ओनली इन टाउन एस द नंबर ऑफ फीमेल इज ग्रेटर देन दैट ऑफ मेल्स। इसका मतलब क्या है, सिर्फ एस में जो मेरे पास होंगी फीमेल्स वो ज्यादा होनी चाहिए मेल से, बाकी सब में मेल्स आपके पास ज्यादा होंगे फीमेल से। ये भी आपकी कंफ्यूजन क्लियर होगी, ठीक है। तो मैं यहीं पर ही आपका डाटा सारा लिख देता हूँ। इधर आप लिख लो मेरे भाई टोटल, ठीक है। इधर आपके पास मेल्स आ जाएगा, है ना, और ये वाला पोर्शन आ जाएगा आपके पास फीमेल्स का, ठीक है। अब मेल्स तो अपने को भाई 480 दिया हुआ है, सिंपल। अगर ये 480 है, इसमें से 360 है ना, फीमेल तो कम होगी, 360 माइनस करोगे तो 120 बचेगा। 8 और 4 12, ठीक है। अब आ जाओ 640, ये है भाई, 640 में से 560 चला गया तो 80 बचा भाई, 600 तो ये हो गया, और 64 और 8 720 ये हो जाएगा मेरे पास, ठीक। अब आप आ जाओ 360, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 360 में से 220 गया तो 140 ये हो जाएगा, और 500 ये हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। अब ये 280 है, 280 मेल है। अब इसमें सब्ट्रैक्ट मत कर देना, इसमें ऐड करना है, क्योंकि फीमेल जो है टाउन इसमें ज्यादा दी हुई है। तो 28 और 24 52, यानी 520 हो जाएंगी फीमेल्स। 52 और 28 कितना हो गया, 800 हो जाएगा, 5 6 7, ठीक है जी, 800 हो जाएगा, ठीक है। एक बार भाई मैं भी इसकी पिक ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे भी बार बार चेंज करने में समस्या रहती है ना, कई बार ना इधर उधर करने में स्लाइड ना, तो नंबर्स इधर उधर ना ले लूं मैं, फिर भी एक बार मैं पिक ले लेता हूँ, है ना, इसकी आप भी ले लीजिएगा, ताकि आपको डाटा बार बार सॉल्व ना करना पड़े मेरे भाई, ठीक है। चलो क्वेश्चन आप देख लेते हैं इसकी, ठीक है। अब भाई मैं भी चेंज नहीं करूंगा, चलो मैं चेंज कर लूंगा, है ना, फिर भी जस्ट फॉर द कन्वीनियंस, अगर मैंने कोई गलत लिया हुआ तो मैं अपने मोबाइल से देख लूंगा, ठीक है। द नंबर ऑफ मेल्स इन टाउन क्यू आर 2Z लेस देन द लेस, एंड द नंबर ऑफ फीमेल्स आर इतना मोर देन द नंबर ऑफ फीमेल्स बिकम्स इतना परसेंट लेस देन दैट ऑफ मेल्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड। पहले क्यू पे आ जाओ, क्यू का क्या डाटा दिया हुआ भाई, 640 और 80, ठीक है। तो वो सिंपल है ना, वो कह रहा है 640 मेल है, अगर वो 2Z कम हो जाए, कर दिए मेरे भाई। मेल्स कितने हैं मेरे, फीमेल्स कितनी है 80, अगर फीमेल जेड प्लस 40 बढ़ जाए, ये हो गया मेरे भाई, तो मेरे पास जो रेशियो आ जाता है, नंबर ऑफ फीमेल्स बिकम्स 12.5% लेस देन दैट ऑफ मेल्स। तो 1/8 है ना, 12.5%। इसका मतलब अगर ये पोर्शन 8 हो जाएगा तो ये पोर्शन मेरे पास 7 हो जाएगा। तो रेशियो एक्चुअली सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करके निकालना है और कुछ नहीं करना है। 120 प्लस जेड इक्वल टू 8 और 7। अब आपकी श्रद्धा है, जैसे मर्जी मल्टीप्लाई करो, है ना। ये तो इसको 640 इंटू 7 हो गया, माइनस 7 दूनी कितना हो गया भाई 14Z, 12 अट्ठे 96 960 प्लस 8 जेड। तो पहले तो जेड का पंगा साइड करो, 14 और 8 कितना होता है 22 जेड हो गया। अब देखो ये 16 6 96, 160 का ये 6th मल्टीपल है ना। इसे ऐसा करो, देखो 160 का ये 4 4 सत्ते 28 मल्टीपल तो ये है, और 160 का ये 6th मल्टीपल है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है 160 का ये 22nd मल्टीपल आपके पास बचा होगा। आ गया मेरे भाई, कैंसिल आउट, बस मेथड आपका करने का है, नंबर सेट हो गए आगे, है ना। मैंने यहाँ पे 614 को 7 को मल्टीप्लाई नहीं किया, है ना। तो चलो, है ना, जेड की वैल्यू तो मेरे पास 160 निकल कर आ गई मेरे भाई, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत, फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड। अगर जेड की वैल्यू 160 आएगी तो 16 दूनी 32 320, है ना। एक बार चेक कर लो, है ना, जेड की वैल्यू अगर 16 दूनी 32 320 320, आप हाँ 320 तो ये आ गया। और सिर्फ चेक कर रहा हूँ और कुछ नहीं, बस अपनी सेटिस्फेक्शन। 8 और 4 12, 120 प्लस 160, हाँ ठीक है यार, 8 और 7, ठीक है, 16 और 12, ठीक है जी, 8 और 7 आ जाएगा। कितना है जेड की वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड, जेड का वैल्यू आ गया 160,
ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। For town is respective ratio female like tea and coffee जितना, while among the male those like coffee is 40% of those like tea. Find the different number of male like tea and coffee. Consider each person in city like exactly one of the product. अब सिंपल है भाई, मेल फीमेल का जैसे बॉय एंड गर्ल होता है, मॉल में पर्सन विजिट कर रहे हैं मंडे ट्यूसडे, उसका मेल फीमेल वाइफिकेशन है, कुछ ने सामान खरीदा नहीं खरीदा, इसमें टी और कॉफी का वाइफिकेशन है। एस पे आ जाओ जल्दी से। सबसे पहले एस का डाटा देख लो मेरे भाई। एस का डाटा कितना है अपने पास? 280 और 520, 280 और 520। मेल्स तो ये हो गए और फीमेल्स हो गई ये 520, ठीक है। इसमें टी कॉफी और इसमें आ जाओ आप टी कॉफी। भाई द फीमेल्स लाइक टी एंड कॉफी, चार और 9 का रेशो है, 9 और 4 13 है ना, 13 यूनिट 520 के बराबर है, तो 13 का 4 ही आ जाएगा, 4 चौक 16। सिंपल से डाटा निकाल रहा हूँ, और 4 नहीं 36, 360, ठीक है। एंड वो क्या बोल रहा है, वाइल अमंग द मेल्स दोज लाइक कॉफी आर 40% ऑफ दोज लाइक टी। दोज लाइक कॉफी 40% ऑफ दोज लाइक टी। अगर ये 100x है, ये 40x हो गया है ना, जो भी है डायरेक्ट कर दो। 5 और 2 का रेशियो, 5 और 2 7, 7 का 40 टाइम्स जाएगा, तो 4 पंजे 20, 200 तो ये हो गया, 4 दूनी 8, 80 है। निकालना क्या डिफरेंस बिटवीन मेल लाइक टी फीमेल लाइक कॉफी। मेल लाइक टी तो 200 हो गए है ना, और फीमेल लाइक कॉफी 360 हो गए। इन दोनों का गैप, इन दोनों का गैप 140 आ रहा है मेरे भाई। कहीं ना कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई है? नहीं नहीं, 200 और 160 आ रहा है, ठीक है। 160 करेक्ट आ गया भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। क्लियर है ना, इसमें तो कोई से एक्सप्लेन करने वाली बात नहीं, ठीक। चलो, द नंबर ऑफ एजुकेटेड फीमेल्स इन टाउन। पहले टाउन पी का पॉपुलेशन ही लिखो मेरे भाई, क्या क्या दिया हुआ है। पी का 600, 480, 120, 600 तो टोटल है ना। मेल मेरे पास कितना है 480, और फीमेल मेरे पास कितना आ गया 120। नंबर ऑफ एजुकेटेड फीमेल्स इन टाउन पी आर 25% लेस देन द डिफरेंस बिटवीन फीमेल्स इन टाउन क्यू एंड आर। भाई 10 क्यू एंड आर का फीमेल आप देखो कितना है, टाउन क्यू और आर का फीमेल का गैप देखो 140 और 80 का गैप कितना है 60। इसका 25% कम कर दो, 15 कम कर दो, तो एजुकेटेड फीमेल्स निकल आएंगे मेरे भाई, है ना। इसमें कितना है द नंबर ऑफ एजुकेटेड फीमेल्स। भाई अब इसमें एजुकेटेड फीमेल्स 45 है, ये आपके पास एजुकेटेड होगी, ठीक है। तो बाकी जो मेरे पास 75 बच्ची होंगी वो अनएजुकेटेड है। सिंपल है ना। जो गैप आ रहा था इन दोनों का वो 60 था, उसमें से मैंने 25% घटा दिया। अमंग द अनएजुकेटेड फीमेल्स इन द टाउन 40% आर मैरिड। इसमें से 40% मैरिड है ना, अनएजुकेटेड वाली में। तो इसी का ही 60% फिर अनमैरिड हो गया। क्या निकलवाना चाह रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। ये तो इसने करवा दिया एजुकेटेड अनएजुकेटेड, ठीक है। फाइंड हाउ मेनी परसेंट लेस आर, ठीक है जी, अनएजुकेटेड अनमैरिड फीमेल्स इन टाउन पी कंपेयर टू टोटल नंबर ऑफ मेल्स इन टाउन। अनएजुकेटेड अनमैरिड फीमेल्स निकालेंगे, तो 75 का 60% आप निकाल दो। 75 का 60% है ना, तो 75 का दुगना करूंगा तो भाई 15, 15 3 45, ये तो हो जाएगा 45। ये 45 आपसे कंपेयर करा रहा है टोटल नंबर ऑफ मेल्स इन टाउन आर। तो मेल्स इन टाउन आर पे आप आ जाओ भाई। मेल्स मेल्स कहाँ है, मेल्स इन टाउन आर। टाउन आर का मेल्स कितना है 360, ठीक है, आ जाएगा 360, ठीक है भाई। 9 का 5 टाइम्स, 9 का 4 टाइम्स, 5/8, 1/8 कितना परसेंट हो गया, दिस इज 12.5%। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अच्छा कम मांग रहे हैं ना, तो 87.5% आ जाएगा मेरे भाई, दिस इज 87.5%, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। कोई इसमें दिक्कत नहीं है ना, सीधा सीधा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, सिर्फ नंबर्स आपको करने। द टाउन्स मेल नंबर ऑफ मेल्स इन टाउन बी 33% मोर देन दैट ऑफ टाउन पी। टाउन टी का अलग से सिनारियो कर दिया इसने, मेल और फीमेल, ठीक है भाई। पहले टाउन पी का ही मेल निकालो, 33% ज्यादा है दैट ऑफ पी, एज दैट ऑफ पी। पी पी के मेल कितने 480, 480 का 1/3 120, ठीक है ना। 480 का 1/3 यानी 4/3 निकाल दूंगा, 12 चौक कितना आ जाएगा भाई 48, 480 आ गया मेरे पास। तो मेल्स तो मेरे पास हो गए 480 प्लस 120 यानी 600 हो गए यार, ठीक है। रेस्पेक्टिव रेशो फीमेल्स इन टाउन टी एंड आर। भाई टी और आर की जो फीमेल्स है 8 और 7 की रेशो में दी हुई है।
आ जाओ भाई, इसका 8 और 7 फीमेल्स इसमें एक कितनी है, किसका देख रहा था मैं, 140 आ जाएगी मेरे भाई इसके अंदर, है ना। ठीक है, 7 की वैल्यू अगर 140 है ना, 7 का 2 टाइम्स 8 दूनी 16, 160 ही आ जाएगा। ठीक है, देखो वो कितनी बड़ी मैंने ना कंफ्यूजन हो जाती है सॉल्व करते करते। 180 का 1/3 करूंगा तो मेरे भाई दिस इज 160 ना, इसे 640 करो ना। ठीक है, 480 का 33.33%, 1/3 कितना है, तो 16 आ जाएगा। ठीक है, 16 640 ये हुआ, फीमेल आ गई 160, है ना। जल्दबाजी में जल्दी जल्दी करने की वजह से नंबर इधर उधर हो जाते हैं। ठीक, आराम से कर लेता हूँ अब मैं। ठीक है, चलो जी, ये आ गया, मांग कर रहा है फाइंड द एवरेज टोटल पॉपुलेशन ऑफ टाउन एस एन टी। अरे भाई टाउन टी की ही पूछ लेता इतनी बार मुझे पीछे स्लाइड चेंज करनी पड़ गई यार। 64 और 16 कितना हो गया, 8800, तो ये हो गया मेरे भाई। और टाउन एस की पॉपुलेशन आप आ जाओ, टी की निकाल दी हमने, एस की भी निकाल दो भैया, 800 आ रही है। ठीक है, एस की 800, गलत भी करते तब भी ठीक आ जाता। 800 इसका, 800 प्लस 800 इसका, एवरेज मुझसे मांग रहा है मेरे भाई। सो अगेन द एवरेज इज 800। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। The average total population of all given town together is Z. Z मतलब एवरेज है, और Y क्या दिया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन फीमेल्स इन टाउन P एंड S। P और S का फीमेल का गैप देखो पहले भाई, है ना। फीमेल और P और S का गैप आप देखोगे भाई, 520 में से 120 गया तो 400 आ गए। ठीक है, और एक एवरेज किसका दिया हुआ था, एवरेज किसका मांग रहा है, एवरेज टोटल पॉपुलेशन का मांग रहा है, एवरेज टोटल पॉपुलेशन। ठीक है जी, 4 से डिवाइड करना है भाई। भाई 8 5 13, 13 और 6, 8 5 13 7 20 6 26, 26 तो ये हो गया 2620 आ जाएगा। दोबारा चेक कर लो, 8 5 13 7 20 6 26, ठीक है 2620 एवरेज निकाल दो आप इसका मेरे भाई। तो जेड की वैल्यू कितनी है, 2620 डिवाइडेड बाय 4, 4 का ये तो आ गया 6 टाइम, फिर 2 का 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, निकलवाना क्या चाह रहा है, ट्वाइस ऑफ वाई, यानी 800 में से 655 चला जाएगा। 145 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। चलो, तो एक डीआई मैं छोड़ रहा हूँ, है ना, थोड़ा सा है ना, एफिशिएंसी बिल्कुल, है ना, थोड़ा सॉल्व करते हुए या ठीक है एरर वैरर निकालते हुए ना, तो थोड़ा सा क्या है कि आप इसको एक बार खुद से ट्राई करना, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। नहीं भी होगा या कुछ ऐसी समस्या है, हालांकि आप कर लोगे, है ना, आंसर है, एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना, बट ये कह रहा हूँ इस सेट को जरूर 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 कर लेना मेरे भाई। ये 6 क्वेश्चन का सेट है, 110% चांसेस होते हैं डबल पाई चार्ट के। डबल पाई चार्ट भी छोड़ोगा, चलो टेबुलर में भी आएगा ना, इसके क्वेश्चन इतने बढ़िया दिए हुए हैं। 6 क्वेश्चन का सेट इसलिए रखा है मैंने आपके लिए। ठीक है मेरे भाई, तो अगेन है ना, प्लीज आप एक बार इसको जरूर ट्राई करना, है ना। और एक सेशन तो आपका 1 तारीख से पहले पहले मैं जरूर लूंगा ही लूंगा, क्योंकि आज ये 25 तारीख है, आपको लेट 11 साढ़े 11 बजे सेशन मिलेगा। तो कोशिश करूंगा 2 भी ले लूं, 1 तारीख एक एग्जाम से पहले पहले, लेकिन जो भी लूंगा मैं 30 तक की लूंगा मेरे भाई। तो 1-2 दिन का जो भी गैप होगा कंटेंट रेडी करने में, वो आपका रहेगा मेरे भाई। ठीक है, इसको जरूर ट्राई कर लेना, जरूर, है ना। और कोई भी समस्या आती है तो ना बिल्कुल ऐसा नहीं यार चल छोड़ क्या ही पूछे, है ना, कमेंट करके पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि मैं इसको नेक्स्ट क्लास में जब भी आपका सेशन होगा 27 से 28 को, इस सेट को सबसे पहले जरूर मैं कराऊंगा। ठीक है मेरे भाई, बाकी बाकी मैं ये सजेस्ट करूंगा आप इसको जरूर करिए। ठीक है, चलो, तो आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी मेरे भाई, है ना। कुछ क्वेश्चंस, है ना, मान लो अगर किसी क्वेश्चन में आपको डिफिकल्टी आती है या कुछ इस टाइप का है, तो मैं तो नहीं समझता आपको आनी चाहिए, फिर भी मान लो कई बार हो जाता है चीजें, है ना, आपके थोड़ा सा अगर लेस एफिशिएंट हो, है ना, तो कई बार चीजें हो जाती है, तो आप इसका वीडियो सॉल्यूशन देखिएगा। वीडियो सॉल्यूशन देखने के बाद भी अगर आपको समस्या का समाधान नहीं होता है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, या फिर कमेंट नहीं करना चाहते तो भाई इस ईमेल आईडी पर आप मुझे डायरेक्ट मेल कर लीजिएगा, मैं आपको तुरंत रिवर्ट कर दूंगा। ठीक है, तो आई होप सारी चीजें मेरे भाई आपको क्लियर हुई होंगी। ठीक है, अगर आपको लगता है देखो इस आपकी प्रिपरेशन में ये एड ऑन्स हो रहे हैं, है ना, इन सेशन से आपको आपको बेनिफिट हो रहा है, आपकी प्रिपरेशन क्वांट में आपका एड ऑन्स हो रहे हैं, तो भाई जो भी आपका स्टडी सर्कल है ना, ये जो भी आपके फ्रेंड्स है जो सीरियसली मींस की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना भाई, है ना, आप उनसे इस चैनल के बारे में आप बता सकते हो भाई, आप उसको शेयर कर सकते हो, चैनल को रिकमेंड कर सकते हो। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, उम्मीद क्या 110% अच्छी ही चल रही है, और आपको सारी चीजें आज के सेशन में कनेक्ट हुई होगी। ठीक है, फिर दोबारा बोल रहा हूँ, फिर भी कोई समस्या आती है तो आप प्लीज वीडियो पे कमेंट करके पूछ लेना। बिल्कुल छोटी से छोटी चीज भी आप पूछ सकते हो, कि अगर लाइक सिंपल ये x प्लस वाई भी आप पूछ सकते हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है।
किसी भी प्रकार की, ठीक है मेरे भाई। चलो थैंक यू, थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो, है ना। बचा हुआ एक डीआई आप जरूर करिएगा मेरे भाई। अगर आपको लगता है ना आपके प्रिपरेशन में एड ऑन हो रहा है, तो जो ₹28 का हम लोगों ने एक छोटा सा प्लान किया है, तो आप प्लीज आप उसमें पार्टिसिपेट करें, है ना। बट आप तभी करें अगर आपको लग रहा है कि आपकी प्रिपरेशन में ये एड ऑन हो रहा है तो, ठीक है मेरे भाई। चलो थैंक यू, थैंक्स अलॉट फॉर वाचिंग द वीडियो। अगेन थैंक यू मेरे भाई। कोई भी समस्या आती हो तो आप कमेंट करिएगा, ओके। चलो थैंक यू, थैंक्स अलॉट।